टू बी फ्रैंक ब्रदर, आई एम ऑन द माइक, और माइक पे एक रैपर कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। एक्स रैपर। ओके, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है? म्यूजिक। मेरे क्लास में एक बच्चा था जो हमारी क्लास में डॉन था। एमएमए फाइटर बनने की जर्नी में सबसे बड़ा सेटबैक क्या था? आई स्टार्टेड स्मोकिंग। ये दिन में 2 डब्बे सिगरेट पीता था भाई मैं, 24 सिगरेट्स पर डे। सबसे बेहतरीन एडवाइस क्या मिली आपको? नसीहत हमारे उस्ताद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाबरी की। ऐसा जो बोलते हैं ना, अब नॉर्मली ऐसा अपन बैठे हुए, हाँ बेटे बोलते, गूज़बम्प्स, हाँ यही होना था। ये दुनिया दारुल अमल है, जो मेहनत करता नतीजा पाता, खून से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब मेरा एल्बम 1 साल से रुके हुआ था, वो एल्बम में तकरीबन 7 से 8 रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन था हमारा। माइक पे रैपर कभी झूठ नहीं बोलता। Ladies and gentlemen, today we have the honor of welcoming Sayyid Imad to the table of wisdom. Sayyid Imad is on an inspiring journey, training timelessly to become an MMA fighter. His dedication, resilience and fearless approach to facing challenges sets him apart, making him a true example of grit and ambition. Sayyid Imad, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the table of wisdom. तो सैयद इमाद साहब, मैं आपकी एक फ़ोटो देखा था जिसमें आप काफ़ी कम उम्र के हैं और उसमें आपका एक शुरू से ड्रीम है कि एक फ़ाइटर बने जी, ये एमएमए फाइटर का। तो ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आप शुरुआत कहाँ से हुई, या कोई आदमी थे आप जिसको देख के वो करे, क्या था आखिर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत मज़ा लेंगे ये सुनते हुए। तो था ऐसा कि मैं एक्चुअली अपने हैदराबाद में जो बोलते थे ना, मम्मी डैडी का बच्चा है, सेम वैसा ही था मैं। मेरे क्लास में एक बच्चा था जो हमारी क्लास में डॉन था, ठीक है। हर क्लास के 4 सेक्शंस होते थे, जैसा B1 यानी कि बॉयज़ 1, B2, B3, B4। तो वो लड़का था B4 का, उसका नाम अवध था, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ख़ास जिगरी दोस्त हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्लास का डॉन था अवध। उन्हें क्या करता था, उसको WWE बहुत पसंद था। जब भी हमको लंच मिलता था ना, तो उसका ऑर्डर होता था कि पूरे बेंचेस पीछे कर देना और सब जने आके रॉयल रंबल खेलना। और कोई ऐसा बच्चा नहीं था कि जो नहीं आता था, वो डर था जो कि मेरे में भी था। अगर जो भी एक जना नहीं आता था, समझो खैर नहीं है भाई, बहुत मारता था बहुत। और बच भी इसलिए जाता था कि उनके पापा मतलब बड़े पहलवान थे, ठीक है ना। तो टीचर्स में भी डर था वो बच्चे का, टोटली डाउन था उन्हें। तो ऐसे ही होता था, रॉयल रंबल खिलाने वो बुलाता था। सिर्फ एक क्लास लीडर जो था बच्चा, उसको क्लास कंठ ठहराते थे, सर आ रहे हैं या नहीं चेक करना है। तो रूल्स ऐसे थे रॉयल रंबल के कि पीठ लगा देना खत्म। तो सबसे पहला मैच था, जो सबसे पहले निकलने वाला रॉयल रंबल से मैं ही होता था। ज़मीन पे पीठ लगाना। हाँ, पीठ लगाना। तो उसको मेरे को खार इसलिए थी कि मैं एक ही जना था जो हिम्मत करके उसके बारे में प्रिंसिपल को बोलता था। दूसरे जने डरते थे, बहुत मारता था। तो स्टार्टिंग से कंडीशनिंग होना स्टार्ट हो गई। तो मारता ऐसा था कि आप सोच भी नहीं सकते। वो टाइम पे मैं 6 क्लास में था, बेंच के लास्ट में एकदम मतलब बोर्ड रहता था ना, बोर्ड के नीचे मैं बैठे हुआ रहता था ऐसा, और पूरों के बैग ऐसा जमा होते थे, और सबको बोलता था बैग फेंक के मारना है। अगर जो भी बैग फेंक के नहीं मारा मैं उसको मारता हूँ। तो एवरीवन वाज रेडी। तो बैग्स ले लेके, किसी के बैग्स तो फुल विद बुक्स, लाइक 10 kgs के बैग्स, ऐसा सब होल्ड कर रहे लाइक दिस, फेंक के मारते थे। मैं ऐसे ही, किसी का आके टिफिन लगता था, किसी का बैग, यानी कि खून तक भी निकल गया। घर पे जाके जब बोला तो बोलते नहीं तुम्हारी गलती है। तो ये घर में मेरा था कि किसी को अपन कुछ नहीं बोलना। डर का माहौल बहुत है हमारे घर में, ठीक है ना, अभी भी। तो एक दिन हुआ ऐसा, मैं हिम्मत करके बोला उसको मैं मारूंगा आज। मैं उसको 1 पचकर मारा, उन्हें 20 मार रहा था। फिर मैं उसको 1 पंच मार रहा, वो 20 मार रहा था। तो वहाँ से मैं डर से क्या करा, घर में ये बोला कि स्कूल में पढ़ाई से नहीं हो रही, मेरे को यहाँ से निकलना है। जबकि वो नहीं था, वहाँ से निकल गया। अब मैं बोला ये WWE रियल है ना, WWE एक रियल फाइटिंग है, मैं वही सीख के इसको मारूंगा। एक उसकी खार पकड़ के था कि मेरे को उसको मारना ही चाहिए अवध को कैसा भी। जब WWE करता था, कुरैशी अखाड़ा बोल के अखाड़ा है यहाँ पर एक, तो वहाँ पे मैं गया रेसलिंग सीखने के लिए। तो कोई भी रेसलिंग सिखाते नहीं थे क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। तो मैं क्या करता था, सब जने नीचे रेसलिंग करते थे, ऊपर एक मैट पड़ी हुई थी, वहाँ एक टेबल था। तो उन लोग एक बनाना बैग बनाए थे, जो एक्चुअली ट्रेनिंग करते ना रेसलिंग के ड्रिल्स। तो बनाना बैग उन लोग बनाए थे ट्यूब से, टायर के। उसको 2 साइड बंदे के अंदर मट्टी भरी हुई थी। तो मैं क्या करता था, वो बनाना बैग को शोल्डर पे डाल के ऊपर से कूदना, क्या बोलते, फिर अपने आप में अकेले देख लेना मैं जीत गया। तो ये ऐसा WWE का क्रेज़ था। तो उसको मारने की बहुत प्लानिंग में था। मैं स्कूल चेंज करा, 9th क्लास दूसरे स्कूल में पढ़ा। वहाँ पे जो है किरण रेड्डी बोल के वाइस प्रिंसिपल था। तो एक बार क्या हुआ, एक दोस्त था मेरा मखदूम बोल के, जिसको बोले उसको
रोमन रिंग्स का साइन करना और स्पीयर मार देना मेरा प्लान, ऐसे ही करता था 9th क्लास में भी, नए स्कूल में। जो उससे पहले का स्कूल था, नर्सरी से कंटिन्यू एक साथ पढ़ा वहीं। तो मैं मखदूम को स्पीयर मारने गया था लंच के टाइम पे, वो उन्हें हटते पीछे वाइस प्रिंसिपल उनको लेके झाड़ों के पास चले गया, निकाल दिए वो स्कूल से। घर वाले परेशान कि ये स्कूल से भी ये निकल गया। देन जो है 10th में आया मैं, लेकिन उसको मारने की खार अभी भी पकड़े हुआ था। जब मैं 10th में आया, जब एक्चुअली हुआ ऐसा, मेरे एक दूर के रिश्तेदार है आदम शेख बोल के, जो कि भाई भी होना, मेरे घर के पीछे रहते, उनका मेरा आना जाना चलता था। वो टाइम था जो खबीब और मकग्रेगर का पोस्टर रिलीज हुआ था फाइट का, ठीक है ना। ये बात तो है भाई, बहुत जन में बोलते हैं, मैं एमएमए बहुत पहले से जानता हूँ, करता हूँ, कि इंडिया में तो 90% जो एमएमए फैंस है या एमएमए करते, खबीब मकग्रेगर की फाइट के बाद ही लोगों को मालूम हुआ, ठीक है ना। यूएफसी क्या है एक्चुअली, एमएमए क्या है, इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि एंटरटेनमेंट टोटल डब्ल्यूडब्ल्यूई है, उसमें जो मज़ा आता था देखने में, वो मज़ा इसमें नहीं आता था यूएफसी में, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि वो कब तक करते तुम, ये रियल फाइटिंग है। तो अब मैं क्या हुआ, थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और वो दिन इंस्टाग्राम पे जहाँ देखो वहाँ वीडियोस 1-2 महीने के बाद रिलीज़ हुए कि अरे खबीब केज पे से कूद गया। वो वीडियोस से मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, मतलब एमएमए क्या है। एमएमए में वो टाइम पे टॉप पे हैदराबाद में बोले तो महबूब खान थे, और है अभी भी, बट उन्होंने अभी जो है हैदराबाद से अपार्ट थाईलैंड वगैरह जाके ट्रेनिंग कर रहे। तो मैं क्या करता था, उनका पहले इंस्टाग्राम पे कॉल का ऑप्शन आता था, आपको मालूम है ना। बिल्कुल। कॉल करके, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ महबूब भाई, मेरे को आप सिखाते क्या। तो ही वॉज लाइक हमारे क्लब में एडमिशन लो। एक बार हमारे घरकन के भाई को मैं बोला कि आप मेरे को ऐसा सपोर्ट करो, मैं आगे जाके बहुत पैसा कमाता हूँ, अपन दोनों मिल के सेट हो जाते। तो उन्होंने लेके गए, फ़ीस थी वहाँ पे खालिद सर के पास 3000 कुछ। तो उन्होंने बोले यार 3000 फीस देते तो 500-400 समझे हम, ऐसा चल रहा था उनको रेगुलर। तो एक बार लड़ी हुई थी मेरी इंटरमीडिएट में, मैं फ़ोन करा महबूब भाई को, भाई टेक्निक बोलो कैसा मारना। तो उन्होंने ही वॉज लाइक, उन्होंने टोटल बजन हो गए मेरे से, इरिटेट हो गए आखिरी, क्योंकि रेगुलर कॉल करता था उनको मैं, और उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक करने के बावजूद मैं दूसरे नंबर से उनको कॉल करता था। कॉल करके भाई ऐसी टेक्निक बोलो, मारते सामने वाला गिर जाना, लाइक टोटली चाइल्ड माइंड, ठीक है ना, चाइल्डिश माइंड। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने गुस्से में थोड़ा गाली दे दी कि बेटे अब समझा दे रहा हूँ, अगली बार कॉल आया मार देता हूँ। वो दिन से मैं बोला अरे उन्होंने कैसे जी फैन को सपोर्ट नहीं कर रहे, लाइक उन्होंने भी मतलब ट्रेनिंग में रहना, उनका माइंड टोटल स्ट्रेस रहना। और जो टाइम मैं उनको कॉल करा था वो टाइम उनका फाइट का टाइम था, बोले तो एक फाइट से 1-2 दिन पहले करा था, वेट कट चल रहा था, वेट कट के टाइम पे तो टोटली माइंड अलग रहता। तो उन्होंने थोड़ा इरिटेट होकर गाली दे दिए थे। खैर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं अवध की उसमें रहा। वो हुआ ऐसा है कि एमएमए जर्नी मेरी, वहाँ से स्टार क्लब में एडमिशन लिया, फर्स्ट एडमिशन, ठीक है। पापा बोले थे 10th पास कर लो हो जाता, फिर बोले इंटर पास कर लो हो जाता। तो इंटरमीडिएट में मेरे को एमएमए के बारे में मालूम हुआ, ठीक है। 10th के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रेनिंग का वो वादा करे थे, लेके आके एडमिशन दिलाया स्टार क्लब में, ठीक है ना। स्टार क्लब से पहले सुल्तान जिम बोल के खुला था तालाब कट्टे में, तो मैं बोला मैं जिम की जर्नी स्टार्ट करता हूँ बोल के। तो वहाँ गया मैं, किट पे पंचेस मार रहा हूँ ज़ोर से। तो जो वहाँ के ओनर है अभी मेरे उस्ताद है मोहम्मद पहलवान, तो मोहम्मद भाई क्या करे, एक बार ऐसा जाके देख लेते गरी ये बच्चा किट पे मारा। बट उनको जो क्रेज था सिर्फ रेसलिंग का ही था वो टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने बोले बेटे ये कुछ भी नहीं है, अखाड़े को आओ दिखाओ कितनी जान है बोल के ऐसा उन्होंने बोले थे। तो उसके बाद के दिन मैं अखाड़े को गया था, एक लड़का था, मतलब उन्हें भी नया था मैं भी नया था, दोनों भी नए थे, ठीक है। तो वो बच्चे के साथ मेरे कुछ चीज़ डाल दिया, तेरे को क्या आता कर, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रेज़ वाला, ठीक है ना, मेरे को दव मालूम थी क्या करना है। तो वो बच्चे को जो है मैं ढाक बोलते जो कि हिप थ्रो है इंग्लिश में, वो मार दिया था। तो जब से भाई बोले ये देखो ये है अपना पट्टा, इन्हें करता है ट्रेनिंग। बट जैसा घर में मालूम हुई वो बात कह रहे हैं पहलवानों में रह रहा। अब लोग ट्रेनिंग करना नहीं बोलते, क्या बोलते, पहलवानों में रह रहा बोलते। अब वो घर वाले पहले मतलब डर के माहौल में रहते हमारे हमेशा, तो बोले कि नहीं जाना बोल के वो रोक दिए। सुल्तान जिम में भी मतलब लिमिटेशन सही से थे, रात में 9 बजे आते कि फ़ोन में चाचा कन रखाना, मेरा फ़ोन मेरे साथ में रहना, 9 बजे फ़ोन रख दे के सो जाना। गए सो सिर्फ 2 घंटे में अगर वापस नहीं आए तो 2 दिन तक जिम बंद मेरा। इतना टाइट करके रखे थे मेरे चाचा, मेरे को बहुत टाइट था। मेरे घर में 10 बजे हमारे घर की गेट लगती थी, पहले पूरी गेट लग जाती थी, हम लोग जॉइंट फैमिली साथ रहते थे, पूरी फैमिली आ जाती थी। अभी तो कोई 2 बजे जा रहा, कोई 3 बजे जा रहा, ऐसा है। तो चाचा बहुत टाइट करके रखे थे, फ़ोन भी ऐसा था। तो जब भाई से थोड़ा मतलब ये रेसलिंग से मैं दूर हो गया, अब मैं बोला अभी ट्रेनिंग क्या करूँ, एमएमए ही है, अभी 1 साल और जाना मेरे को, इंटर सेकेंड ईयर पास करने। सेकेंड ईयर पास करा, पापा एडमिशन दिला स्टार क्लब में। मेरे को स्टार क्लब में ट्रेनिंग करा, ट्रेनिंग करे सो 2 मंथ में मेरा फाइट रखे थे मोथाई में। मोथाई में मेरा 7-0 है रिकॉर्ड,
तो मोथाई फाइट कर रहे थे, सुभान सर है वहाँ पे मेरे कोच, नवीद सर है और शाहिद सर जो है जिजिट्सु कराते हैं, और उन लोग के फादर जो है ग्रैंड मास्टर जावेद सर थे। तो बहुत मोटिवेट करते थे वो लोग भी। तो 7 फाइट हुए थे, मतलब 3 तो पहले टाइम पे हुए थे। एक नोमान बासित बोल के हमारे टोली चौकी क्लब के बड़े सीनियर है, उनसे फाइट डाल दिए थे मेरी स्टार्टिंग में ही, मैं नया था। आप सीनियर आपके अपोनेंट थे? हाँ, तो मैं तीनों को भी मारा और फर्स्ट में गोल्ड मेडल लिया हमें। फिर वैसे स्टार में ट्रेनिंग चल रही इससे कि उसके बाद भी मैं गोल्ड मेडल लिया। फिर जैसा मैं सोचा, पैसे नहीं हो रहे थे, मतलब मंथली 3,000 कहाँ से बनना। मैं एक बार सब हमारे मतलब कोचेस से भी बात नहीं करा इस मामले में कि अरे ऐसा फीस नहीं दे सक रहा हूँ, क्योंकि बोलते हो जब थोड़ा जाहिर सी बात है सही फील होता था मैं, क्योंकि सब जने आ रहे ट्रेनिंग, साथ के पार्टनर्स भी है। तो जब तक भी जूनियर फाइटर ही था और ऐसा ही चल रहा सब। वहाँ से मैं सोचा कुछ तो करना है, तो हमारा टैलेंट ऊपर बाहर आया कि अरे मैं रैपिंग कर सकता हूँ। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। मतलब क्या है ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में बताइए, लिए आपकी ये शुरुआत कैसा हुई, और अगर अभी चल रही या चल रही नहीं, अभी तो मैं म्यूज़िक ख़त्म कैसा हुई है बताइए। छोड़ दिया। म्यूज़िक का ऐसा सीन था भाई कि देखो जाहिर सी बात है अपने रिलीजन में तो म्यूज़िक अलाउ है नहीं, ठीक है ना। फिर भी मैं गया था, मेरे को बचपने से बुली होता था मैं हर चीज़ में, इवन नाम से तक बुली करते थे। मेरा नाम सैयद इमाद था ना, तो सब लोग जो है आई मैट पुकारते थे, बस मेरे नाम में आई के बाद एक स्पेस दे देते थे, पहले से पागल बोलते थे। तो रैपिंग में होता ऐसा था कि आप कुछ भी आपके नाम से हटके एक निकनेम रखना जो कि थोड़ा फंकी है, राइट। और उससे पहले कोड वर्ड लगाते थे, जैसे कि लिल हो गया, एमसी हो गया। ये एमसी यानी कि माइक कंट्रोलर, ये रैपिंग नेम्स थे। तो वो कोड वर्ड में का लिल और मेरे नाम में का फर्स्ट लेटर हटा दिए तो मैड। बचपन से ही सब जने मैड बोलते थे, तो पूरा तो पागल था नहीं बोल के लिल मैड, वो एक मेरा रैपिंग नेम बन गया। ये लिल क्या है? लिटिल लिटिल भी बोल सकते हैं आप। लिल इट जस्ट ए फंकी वर्ड, ठीक है ना। रैपिंग में मतलब ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है तो उससे पहले डायरेक्ट नाम नहीं रखते कोई भी, कोई रहा तो एमसी बवाल, एमसी ये, लिल वाइन, MC बवाल। हाँ, कुछ ना कुछ फंकी नेम रखते, अपना नाम रखते ही नहीं, ठीक है ना। तो म्यूज़िक करियर स्टार्ट हुआ, म्यूज़िक में भी बहुत धक्के खाया मैं। मतलब मैं एक्चुअली म्यूज़िक स्टार्ट करा था कि मैं फंडिंग जमा करके अपने को स्पोर्ट में सपोर्ट करूँ। मेरे को मालूम था कि मैं म्यूज़िक में आगे जाऊँगा, क्योंकि हराम काम में आसानी से पैसा मिलता है, राइट भाई, सिंपल है, मेरे को मालूम था। लेकिन ट्रैक ऐसा हुआ कि वहाँ एक और एक ट्रैक बन गया, टोटली वो फील्ड में घुस गया मैं। मतलब आई स्टार्टेड स्मोकिंग, ये दिन में 2 डब्बे सिगरेट पीता था भाई मैं, 24 सिगरेट्स पर डे। और वो भी कौन सा सिगरेट, गरम बोलते हैं आप, मतलब जो सिगरेट सबसे लॉन्ग लास्ट चलती वो सिगरेट। और अमेरिकन 24 सिगरेट्स पर डे, 1 घंटे में 2 स्मोकर बहुत। अब ऐसा दोस्त के साथ ठहरे, एक टाइम पे गाने लगाए, कंटिन्यू 4 सिगरेट्स। मतलब टोटली बस्ट आउट हो गया था मैं ये चीज़ में भाई। मैं एक्चुअली म्यूज़िक फील्ड में गया था कि मैं फंडिंग जमा करके इसमें सपोर्ट करूं, लेकिन वो हो गया ऐसा कि मेरे को टोटली डाउन, रास्ता ही बदल गया, स्टेमिना चले गया मेरा। और मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से वहाँ खाली अगर मैं एक 10 मीटर भागा तो सांस फूलती थी मेरी, उतना टोटली हट गया मैं। इसके बाद जो है सब जने नाराज़ थे, पेरेंट्स से बात नहीं होती थी ज़्यादा, जाके रैपर्स के साथ ही माधापुर में रहता था, और कोचेस नाराज थे पूरे। ट्रेनिंग भी नहीं जाने थे आप? ट्रेनिंग नहीं कर रहा था ना भाई, फंडिंग होना ना, ट्रेनिंग को जाना बोले तो मुझे फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। फीस भरना बोले तो अब ये रैपिंग करके फीस कमाना। तो हुआ ऐसा, जब रैपिंग स्टार्ट करा मैं 2000 कुछ फॉलोअर्स थे, वहाँ से फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए, और मतलब यूट्यूब पे गाने हिट जा रहे थे। क्योंकि रैपिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप किसी से जब बीफ करते ना, अभी हमारे कहने एक मिसाल है, लाइव एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप और मैं अगर अभी नीचे यहाँ पर स्टूडियो के नीचे लड़ ली है, ज़रा बड़ी आवाज़ में बात करते ही पूरे घर के हर बालकनी फेल होती है, आप यहाँ पे चेक करो। बिल्कुल, पूरे लोग निकलते मज़े लेने के लिए, बिल्कुल, कोई आके बचाने के लिए, रोकने के लिए नहीं करते, सब मज़े लेते, ठीक है। तो ये पब्लिक को आदत रहती। तो रैपिंग में भी एक ऐसी चीज़ है, बीफ बोलते हैं हम लोग, बोलते हो लड़ाई, एक दूसरे से लड़ लेना, एक दूसरे को गाने में गालियाँ दे लेना या लड़ लेना, ऐसा रैपिंग में चलता। तो पब्लिक इंटरेस्ट से देखती, अरे इन्हें ये बोला, अब इसका इन्हें जवाब क्या देता कि, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था। वो बीफ वगैरह चलने से फॉलोअर्स भी बढ़ना शुरू हुए रैपिंग में। फिर पूरी जगन्नाथ की टीम थी, असिस्टेंट टीम, वहाँ से मेल आया कि आपको गाना करना है। रेडियो में भी रेडियो जॉकी भी था मैं, तो प्रोजेक्ट साथ का साथ सब चल रहे थे। पॉडकास्ट करता था, मतलब तेलुगु मूवी के सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेता था, पॉडकास्टिंग करता था, तो नॉर्मल चल रहा था। और मूवीज़ से भी काम आया था, मूवी में भी काम करा, 2 मूवीज़ में काम करा था। एक तो लाइगर का ट्रैक दिया था,
जो कि रिलीज़ नहीं हो पाया किसी प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए उसको यूट्यूब पे रिलीज़ करे। और एक FB तारिक के मूवीज़ में भी करा था, उनका इंतकाल हो गया, तो वो मूवीज़ अभी कहाँ है क्या है नहीं मालूम, बट ट्रैक्स तो दीजिए हम लोग। वो ऐसे ही जा रहा। अब मेरा एल्बम 1 साल से रुके हुआ था, वो एल्बम में तकरीबन 7 से 8 रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन था मेरा, ठीक है ना। तो एल्बम रिलीज़ होने वाला था। हाँ भाई, मैं 1 साल रुकाया पब्लिक को एल्बम के लिए। एल्बम का पोस्टर रिलीज़ हो गया, एल्बम के वीडियोस रिलीज़ हो गए, स्पॉटिफाई पे हर जगह पे डालने के लिए सब चीज़ टोटली रेडी है अभी, ठीक है ना। कल 12 बजे एल्बम का रिलीज़ का टाइम है, 12 गाने हैं एल्बम में। रात में मैं बोला 1 घंटा और तो है, स्क्रॉल करके सो जाएंगे, ख़त्म। तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तारिक जमील साहब की एक वीडियो आई, ठीक है। वो वीडियो को सुनने के लिए मैं यूट्यूब पे जाके वो एक्चुअली पूरा बयान क्या है सुनने के लिए मैं यूट्यूब खोला। वो बयान इतना कनेक्ट हुआ, बिलीव नहीं करते। वो रात में मैं स्टोरी डाला के मैं मेरे मतलब हम लोग की एक गैंग थी, सलमान वगैरह का नाम सैम क्रशर, जो बीट बनाता था। तो गैंग मेंबर को मैसेज डाल दिया मैं कि भाई मैं म्यूज़िक छोड़ दे रहा हूँ। ही वाज लाइक अरे भाई व्हाट द फक, ये क्या है, तुम इतना पैसा लगा ये एल्बम पे। मैं घर पे पैसा नहीं देता था, जितना भी कमा रहा था पूरा इसी पे ख़त्म। वो अभी फंडिंग जमा करने के चक्कर में ऐसा पैसा भी लग रहा था रैपिंग में। शूटिंग है, अपना रिकॉर्डिंग है, मिक्सिंग मास्टरिंग है, टोटल ऐसा। बोला म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली जो है IFC बोल के क्लब है, अभी यहाँ पे तो मैं फ़ीस नहीं दे सकता था ना, तो IFC क्लब में गया था। रहमान भाई बोल गए थे, उन्होंने बोले फ़ीस नको दियो भाई, आप ट्रेनिंग करो यहाँ पे बोले। तो अभी वो टाइम पे कोचेस नहीं थे। तो ये म्यूजिक करियर से कुछ हासिल नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ। पैसा जो कमाना चाह रहे थे? नहीं, पैसा कमाया मैं, बने पैसे उसमें? पैसे बने, यूट्यूब से पैसे बन रहे थे। और मतलब हमारे पास मिसाल है, हराम की दौलत आंख को नहीं लगती बोलते हैं, सेम वैसे सिमिलर था। पैसा कमा रहा था, जा रहा का नहीं मालूम। आप बिलीव नहीं करते, लाइगर के ट्रैक से मेरे को लैक्स ऑफ फंडिंग आई, ठीक है। वो गए कहाँ पैसे? फिर उड़ गए, एक जने चुरा के चले गए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लफ्ज़ हराम की कमाई में बरकत नहीं थी। और मैं भी मतलब वो मेंटली मेरा स्टेबल रिलैक्स था नहीं भाई। आप पेरेंट्स से लड़के हैं, आप रिश्तेदारों से लड़के हैं, आप सबसे दूर अकेले नए जने के साथ मैं रह लेता हूँ, उन्हें देख लेता, बोल तो कहाँ से होता भाई। हम वही समझ के थे कि अरे हमारे घर वाले गलत है, हम सही हैं। तो आप घर छोड़ दिए थे म्यूजिक के लिए? ऐसा नहीं था घर छोड़ जाना, मैं घर पे रहता नहीं था, कभी कभार आता था। मतलब घर वालों का माइंड से टोटली अलग था ना भाई। हमारे दादा जो थे वो तामीर मिल्लत के चेयरमैन थे, सैयद करीम रज़ा। तो टोटली अलग। चाचा माइक्रोसॉफ्ट में है, पूरा डॉक्टर इंजीनियर्स ऐसा भरे हुए हैं। पूरे अगेंस्ट थे आपके? हाँ पूरे, मतलब म्यूज़िक, जो घर में म्यूज़िक सुनते नहीं वो घर में म्यूज़िक बनाने वाला पैदा हो गया भाई। तो टोटली अलग था। मैं डाला, उसके बाद रहमान भाई का ट्रेनिंग स्टार्ट करा, मैं म्यूज़िक छोड़ देता हूँ बोल के। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा मैं कि मैं म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ बोल के। पब्लिक को 1 और महीना ले लिया मैं कि ट्रैक जो है टाइम हो रहा अभी बोल के। तो मैं फ़ाइट के लिए चले गया। मोथाई की फ़ाइट में एक, जब 7 फाइटा मैं स्टार्टिंग में खेला था, एक फ़ाइट में एक फाइटर जो है साइड किक करा था नी पे मेरे। तो जब घुटने की प्लेट हट गई थी मेरी, वो इंजरी में सेट नहीं करा लिया क्योंकि वो 2 लाख के करीब सर्जरी थी। तो मैं उसको कैल्शियम से ही रिकवर करा, क्योंकि अभी मैं घर पे बोल नहीं सकता ना भाई कैसा इंजरी आ रही है, नया जाते इंजरी हो गया ख़त्म, ट्रेनिंग रोक देना, ऐसा था घर का सीन। तो मैं वो डर से घर पे बोला नहीं कि मेरी नी की प्लेट हटी हुई है। वो कैल्शियम से ही रिकवर कर लिया, समझो। वो अभी रिकवर हो गई, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत हटते करते रहती, तो वो अभी रिकवर हो गई। जब मैं फ़ाइट को गया, हालांकि आई वॉज आउट फॉर द ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 7 months, फिर भी एक फ़ाइट को चले गया मैं। डायरेक्ट जाते ही 3-4 दिन में फ़ाइट के लिए चले गया, ठीक है। हेवी वेट में खेला वो फाइट में, मतलब पूरा बॉडी में हर जगह फैट है मेरे को, ज़रा भी शेप नहीं, इवन बाइसेप के मसल्स तक शेप में नहीं है, टोटल फैट ही। फिर भी मैं खेला, वो फाइट गया। डेविल्स ऑक्टागन था फाइट का नाम। फाइट स्टार्ट हुई। अब फर्स्ट MMA की फर्स्ट फाइट है वो, ठीक है ना भाई। गार्ड नीचे रख के, मतलब थोड़े फाइटर्स गार्ड नीचे रख के रखते, वो प्रोफेशनल है। हम समझ रहे हैं ये करते कि प्राइज मनी ये था, जो सबसे अच्छी फाइट खेलेगा उसको एक बाइक दिए, उसमें 1 लाख के कैश के साथ। हम बोले हम लेना है तो गार्ड नहीं रख के लड़ेंगे। पहला पंच जब पड़ा, खुद ब खुद हाथ ऊपर आ गए। टू बी फ्रैंक, फाइट अच्छी थी, पूरा स्कोर कार्ड मेरी तरफ ही था। बहुत मारा मैं, मतलब टोटल स्ट्राइक्स मेरे अच्छे थे। जाती रेसलिंग स्टार्ट कर दिया मैं। इवन वो फाइट में सुप्लेक्स तक लिया मैं, सुप्लेक्स तक लिया मैं। इवन MMA में सुप्लेक्स लेना नॉट ईजी एज इन WWE। तो वो फाइट में सुप्लेक्स भी लिया था मैं, और बेली टू बेली सुप्लेक्स भी लिया था, हिप थ्रो भी लिया था। टोटली डोमिनेट करके खेला। हुआ ये सेकेंड राउंड में, वो फाइट में फर्स्ट राउंड में एक बार नॉक भी हुआ था मैं। नॉक होते ही टेक डाउन के लिए चले गया था। सेकेंड राउंड में हुआ ऐसा
कि मैं जब उसको लिफ्ट करने गया नी की प्लेट हट गई, वेट आ गया, क्योंकि मैं इसको रिकवर नहीं कर रहा था ना भाई। ऑलरेडी इंजर्ड थे आप? हाँ, इंजर्ड बहुत पहले था, बस मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा था बोल के वो इफेक्ट नहीं हुआ मेरे पे, ठीक है। जब मैं उसको लिफ्ट करने गया मेरा नी की प्लेट हट गई, जो एक्चुअली रेफरी देख लिए। आफ्टर दिस इंजरी इन एमेच्योर फाइट दे वोंट अलाउड टू फाइट, ठीक है। एमेच्योर फाइट में आप इंजरी के साथ नहीं खेल सकते ब्रदर, ओनली इन प्रोफेशनल फाइट्स। वो भी इंजरी अगर बोन की है, डॉक्टर बोल रहा है कि ये स्टॉप करना है तो रोक देते। इफ़ यू हैव कट्स ऑन योर फेस, ऐसा कुछ है आपके पास, तो जब यू कैन कंटिन्यू योर फाइटिंग, ठीक है, इन प्रोफेशनल फाइट, बट नॉट इन एमेच्योर। एमेच्योर में अगर आपको एक कट भी आता है तो फाइट स्टॉप हो जाती और दैट विल बी कंसिडर्ड एज अपोनेंट्स विन, ठीक है। सेम हुआ मेरे साथ, नी निकल गया, मैं लंगड़ा, मैं बोला मैं फाइट करूँगा, डॉक्टर बोला यू शुड स्टॉप, एकदम अपोनेंट को विन दे दिए। ऐसा लग रहा भाई आप पूरी फाइट जीत गए, फिर खाली आपकी एक प्लेट की वजह से आपकी फाइट चलेगी, समझ रहे आप। अपोनेंट इवन लो किक तक नहीं मारा एक बार भी मेरे को। दिस इज़ नॉट ए रशिया, टू बी फ्रैंक। रशिया में ऐसा होता अगर आप एक नेशनल भी खेलते ना तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती, मालूम, आपका ट्रेनिंग का खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट उठाती। इसलिए आज आप रशियंस कितना डोमिनेट कर रहे हैं आप देखो, हर वेट में कर रहे नहीं कर रहे, नॉट इन द यूएफसी, टेक अपार्ट फ्रॉम यूएफसी, फैसिलिटीज अच्छे हैं उन लोगों, बहुत है। अब अगर यहाँ पे एमेचर फाइटर्स को इंजरी हो गई, रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन खर्चा करेगा इतना, समझ रहे आप। राइट, चीज़ें पूरी लिंक्ड है। अब मैं क्यों नहीं कराया मेरा इलाज, 2 लाख का जो खर्चा था क्यों नहीं करा मैं। अगर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी तो मेरा पैसा नहीं जा रहा था, डेफिनेटली उन्होंने अलाउ करते थे, इशू नहीं था। लेकिन इशू ये है कि एमेचर फाइटर्स अगर इंजूर्ड हो जाते देयर इज नो वन टू सपोर्ट देम, प्रो करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता उन लोग का, लाइफ टाइम इंजरीज होते। अब आज का जो इवेंट में गया था 2 बच्चों के शोल्डर डिसलोकेट हुए, जो कि डिसलोकेशन एक ऐसी इंजरी है ब्रदर जो लाइफ टाइम रहती है। मतलब अगर हड्डी बीच में से टूटी आपकी तो वी कैन फॉर्म इट बाय कैल्शियम, ठीक है ना, बट अगर हड्डी हटी तो इट इज़ लाइफ टाइम, निकलती बैठती। तो ऐसे रहता, जब भी आप वेट ज़्यादा डालते हैं, प्रेशर ज़्यादा डालते वो बोन पे, तो शोल्डर बॉल वापस बाहर आ जाता, फिर उसको बिठाना, तो ये लाइफ टाइम इंजरी से रहते। तो ऐसा रूल रहता। वो एमेचर फाइट ख़त्म हुई, आया आके मैं हार गया, पहली MMA फाइट हार गया, जबकि जीत के मैं हारा। मैं डॉक्टर स्टॉपेज से आ रहा, घर में बताया, घर वाले भी लाइक रुक रहे थे ना, तो लोग को एक पॉइंट मिल गया ताने मारने का। बोले वो लोग अलग रहते, वो लोगों का खून अलग रहता, ट्रेनिंग अलग रहती, टाइप ऑफ थिंग कि वो लोग खून लाइक दिस, समझ ना आप। मैं समझ गया लोगों के बात कैसे रहते कि उन लोगों का खून अलग है, उन लोगों का खानदानी आते, तुम्हारे खानदान में कौन थे जो तुम बन सकते बोल के बोल रहे। ज़्यादा हमें बहुत गलत है, हालांकि बहुत गलत बात। मोटिवेट करना चाहिए कि आप नहीं तो नेक्स्ट टाइम बोल के, राइट। नहीं, मगर ऐसा कोई भी खून से इसका कुछ लेना देना मेहनत पे है। जो मेहनत करा, एग्जैक्टली ब्रदर, एफर्ट्स पुट करा, ये दुनिया दारुल अमल है, जो मेहनत करता नतीजा पता। खून से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मेन गाइडेंस भी होना भाई, क्योंकि यहाँ अपने हैदराबादी फाइटर्स को नहीं मिलता है। नॉट इन हैदराबाद, अभी 1-2 स्टेट से जहाँ पे अच्छा गाइडेंस के साथ ट्रेनिंग होती है, जैसा म्यूटेंट MMA है और वॉरियर कफ है, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल फाइटर्स मिलेंगे जो एक्चुअली प्रोफेशनल फाइट्स खेलते। जैसा UFC में भी गए म्यूटेंट MMA से फाइटर्स, आंगन बिशित है, तो है अपने को। आप कभी भी गौर करो, हैदराबाद के बच्चे कभी प्रोफेशनल फाइट खेल रहे तो, मतलब बड़े फाइट्स में अगर हिस्सा ले रहे तो वो बाहर जाके ट्रेनिंग करते। टेक एग्जांपल ऑफ महबूब भाई, थाईलैंड गए, उन्होंने थाईलैंड गए। टेल मी ए थिंग कि कोई फाइटर दूसरे स्टेट से आके हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा है, जस्ट शो मी दिस ब्रदर। मैं तो नहीं सुना कभी। आप सुने कभी? नहीं सुना। नो वन वांट्स टू कम हियर, मालूम। फैसिलिटी भी नहीं है और वो टाइप की ट्रेनिंग नहीं है, वो लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। टू बी फ्रैंक ब्रदर, आई एम ऑन द माइक, और माइक पे एक रैपर कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना, एक्स रैपर, ओके। तो ऐसा है। वो फाइट के बाद डिप्रेस्ड हुआ, फाइट से आया घर को, 1 दिन लगा, आते ही मैं स्टोरी डाल दिया कि म्यूजिक छोड़ दिया मैं। अब एवरीवन वाज लाइक, अरे भाई तुम म्यूजिक में बढ़ रहे थे। 98% मुस्लिम्स थे जो मेरे को बोले भाई तुम म्यूजिक कहीं को छोड़े, और जो हिंदूज थे वो लोग तो समझ गए भाई तेरे रिलीजन में नहीं है, चल यार। लेकिन मुस्लिम्स ही बोल रहे भाई तुम पागल है। मैं बोल रहा हूँ अरे इस्लाम में नहीं है ना भाई, फिर कई को हम इसको करेंगे। सो दे वाज लाइक तेरी जगह मैं रहता हूँ तो फुल पैसा कमा के ख़त्म रख लेके फिर सब छोड़ देता हूँ। अल्लाह खैर सल्ला। दिस इज़ द थिंग। वो बहुत डिप्रेस हुआ। फिर IFC चल रहा था। IFC में एक्चुअली कोच नहीं थे, ठीक है। राजेश बोल के एक अच्छा प्रो फाइटर है जो रिसेंटली MFN का कॉन्ट्रैक्ट जीता उन्हें।
हम दोनों साथ गए थे एमएफएन का कॉन्ट्रैक्ट खेलने, लेकिन राजेश को मिल गया। हाँ राजेश को मिला, मैं हार गया था। तो वॉरियर ड्रीम सीरीज में मैं 2 फाइट्स खेला, जीता। तो वहाँ से फिर नवीस सर बोले कि तुम दूसरे क्लब को क्यों जा रहे, एक फंक्शन में नवीस सर हमारे वापस मिले थे मेरे को। तो जब मैं उनको बोला क्या था फीस ने, तो तुम बोले क्यों नहीं, अगर तुम कोचेस से आके बात करते तो हम डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करते, हमारे पास इतना बड़ा क्लब है तो एक जनों को हम स्पॉन्सर करने में क्या इशू है। तो ऐसा बोलने के बाद मैं समझा नहीं सर, मैं थोड़ा शर्मा रहा था आपको बोलने ऐसा। तो बोले नहीं, गेट बैक टू द फील्ड अगेन। क्या बात है। हाँ, तो आईएफसी में वैसे भी राजेश उन लोग थे, मेरे वेट में कोई भी नहीं थे ना ब्रदर, ट्रेनिंग हो रही नहीं थी, हो रही थी एक टाइप की हो रही थी, बट वो टाइप की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। जैसा वापस मेरा स्टार में हो गया, ठीक है ना, स्टार क्लब में मैं वापस आ रहा कर रहा। अभी बात आती सुल्तान जिम की, ठीक है ना। तो मैं भाई को रिसेंटली जो है बॉक्सिंग का क्रेज़ आया था, मतलब उन्होंने बॉक्सिंग बहुत पहले से पसंद करते। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसका नाम है, सुल्तान ग्रुप्स के ओनर है, सुल्तान जिम, सुल्तान स्विमिंग पूल, रियल एस्टेट बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस है। उनके फादर अब्दुल्ला बिन उमर अल जाबरी अली उस्ताद के अखाड़े से फेमस है। तो मैं रियली बोल रहा हूँ भाई, जो टाइप का मोटिवेशन उनसे मेरे को मिला ना ब्रदर, आज तक मैं लाइफ में इवन खबीबुल्ला को देख के भी नहीं मिला भाई, सीरियसली बोल क्या बोले उन्होंने? क्योंकि वो लोग वीडियोस में मिलते, ये लाइव एग्जाम्पल है। इनको 11 बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है। इनकी आपको मैं रिसेंटली वीडियो बताता हूँ, चक्री डन मार रहे अभी ये एज में। और अगर आप मेरे बाइजअप को मेरा भी पीक टाइम चल रहा राइट भाई, उनको 11 बच्चे हैं, ठीक है। उनको कितने बड़े हो मेरे से उम्र में, डबल ट्रिपल एज। तो मेरे बाइजअप उनके बाइजअप को रखे तो मेरे 2 बाइजअप का उनका एक साइज है। तो थिंक ब्रदर, वो टाइम पे किस लेवल की ट्रेनिंग वो लोग करते थे। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भाई काश मैं आपके टाइम पे पैदा होना था, क्योंकि वो टाइम पे हर चीज़ नेचुरल थी भाई, हर चीज़ नेचुरल। सुबह 4 बजे उठते थे वो लोग, अलग ही नेक्स्ट लेवल का जुनून, क्योंकि ख़ानदान भी पहलवान था, प्लस उससे हट के नेक्स्ट लेवल क्रेज। सुबह 4 बजे उठ के कुछ नेकलेस रोड से संजीविया पार्क तक हाथों पे चलते थे, क्योंकि एक्चुअली हैंड वॉक बोलते अपने पास एक ट्रेनिंग है, वो टाइम पे चलते थे भाई। और वो टाइम की वो हार्ड लेवल ट्रेनिंग ही अभी की फिटनेस है, मतलब अभी तक बरकरार है भाई। अभी वो टाइम की जैसी ट्रेनिंग अभी उतनी कहाँ कर सकते जब जो पीक लेवल पे चक्री मारते अभी तक, बोले अभी भी चक्री मारते भाई, सेल्फ चिनअप्स करते। अली उस्ताद के पूरे अखाड़े में, अली उस्ताद के पूरे अखाड़े में बोल रहा हूँ मैं आपको। हाल ही में अभी उनको तो कमर का दर्द है, उससे पहले देयर वाज नो वन टू टेक ए सिंगल पॉइंट फ्रॉम हिम। केसरी के पहलवान है, टाइटल लड़ते सो पहलवान है बड़े वेटों में, कोई उनसे एक पॉइंट नहीं बना सकता था। वो लेवल अभी तक, वो लेवल का डिफेंस अभी तक भी आपके जो उस्ताद है मोहतरम, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाबरी, उन्होंने 6 नेशनल्स पार्टिसिपेट करे। वो टाइम पे 4 से 5 केसरी खेले और टोटल 40 से 50 कुश्ती खेले हुए उन्होंने, 40 से 50 कुश्तियाँ वो टाइम पे। तो बहुत नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होती थी भाई। अभी सिंपल बोल रहा हूँ भाई, मैं आप हंसते मेरी बात सुन के, मेरे को आज तक एक चिनअप मारने नहीं आता। आई कैन डू लॉट ऑफ स्टफ, मालूम, ट्रेनिंग बहुत कर सकता हूँ, बट चिनअप नहीं मार सकता। क्यों? हर बॉडी का एक अलग मसल रहता है और हर मसल को अलग ट्रेन करना पड़ता है। फॉर चिनअप यू नीड टू ट्रेन योर स्कैपुलर मसल, ठीक है। तो ऐसा उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई, मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं बिहेव करते कि वो सिर्फ कोच है मेरे, लाइक टोटली एग्रेसिव जब रहना है एग्रेसिव रहते। ट्रेनिंग के टाइम पे अगर ट्रेनिंग नहीं करा तो गाइड करते, गुस्सा करते, इवन मारते भी। उससे हट के नॉट ओनली दिस, भाई के जैसा रखते। डेली उनके साथ बैठता हूँ, मजाक भी करते, हंसते बैठते, मतलब टोटली बहुत भाई के जैसा नेचर भाई। अब आपका एक दोस्त है, गुस्सा करने के टाइम पे आपको गुस्सा भी करता, मारने के टाइम पे वैसा रहते। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रुतबे में रह के मेरे को टाइम की हद तक ट्रेनिंग करा के उसके बाद नहीं बैठना। डेली बुलाते, बिठाते, बात करते, टोटली सपोर्ट करते। एंड यू नो ही इज़ द वन हु इज़ स्पॉन्सरिंग मी राइट नाउ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं फाइट्स कर सक रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग कर सक रहा हूँ और करियर को भी आगे ले गया। तो मेरा मेन टेंशन दूर हुआ उनकी वजह से ही। मैं चाह रहे हैं आप आगे बढ़ना? हाँ, उनका एक सपना है भाई। तो सिंपल मैं बताता हूँ, कोई ना कोई वर्ल्ड को जाना, ठीक है, अपने शहर से। तो वो चाहे उनके भांजे हो, बेटे हो या स्टूडेंट्स हो, कोई ना कोई एक जना तो भी एक स्पोर्ट में जाना।
जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो अखाड़े में एक स्क्वाड मारे तो बोलते थे कि अरे इंग्लिश मेहनत नहीं करना, अभी भाई खुद एक क्लब बनाए जहाँ पे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती। फैसिलिटीज़ देखो आप, आपको जिम फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, वहीं पर एक ही जगह पर जिम है, आपको कार्डियो है, स्विमिंग पूल है, स्टीम बाथ है, बॉक्सिंग ट्रेनिंग है, रेसलिंग ट्रेनिंग है, और सैंडा, एवरीथिंग उन्होंने एक ही जगह पे इंतजाम करके रखे ताकि बच्चे ट्रेन होकर आगे बढ़ना। और हर वो बच्चे को उन्होंने सपोर्ट करते जो बच्चा रियली में इंटरेस्ट दिखाता ना, उन्होंने टोटली उनसे जितना हो सकता सपोर्ट करते। बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कौन करता भाई? कोई भी नहीं करता। मैं तो नहीं सुना अभी तक। नहीं करते, टोटली सपोर्ट करते हर चीज़ में, जो एक्चुअली उन्होंने मेरे को भी कर रहे, जिसकी वजह से मैं फाइट्स खेल सक रहा हूँ। मेरे को मेन जो फंड्स का मैटर हो रहा था ना भाई, तो फाइनेंशियल इशू हो रहा था स्पोर्ट्स के लिए, वो अब टेंशन मेरे को नहीं है। सही बात है। बहुत समझ रहे अब ट्रेनिंग इतनी इम्प्रूव हुई कि स्टार में वापस आया। अभी मेरे वेट में अभी भी वहाँ पर भी कोई भी नहीं है, ठीक है। जुबेर भाई बोल के है, प्रोफेशनल फाइट्स खेलते, उन्होंने मैं रेगुलर ट्रेनिंग करते साथ, उनके साथ रह के ट्रेनिंग। कभी महबूब भाई भी हमारे क्लब पर आते, हम लोग मिलकर ट्रेनिंग करते, और सुबह रेसलिंग वगैरह भी वहाँ पर होती। महबूब साहब से आपकी मुलाकात कैसी रही फेस टू फेस? भाई मैं कॉल करता था आपको एक नहीं, बाद में जैसा जैसा मैं भी फाइटिंग लाइन में आया ना, तो मुलाकात होना शुरू हो गई। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उन्होंने पहचाने नहीं थे कि मैं वही बंदा हूँ जो इनको कॉल करके दम करता था कि भाई टेक्निक बताओ कैसा मारना रोड फाइट पे, क्योंकि चाइल्डिश बिहेवियर था। जब अभी हेलो हेलो चेंज हुआ, लाइक साथ ट्रेनिंग करते। अभी हैदराबाद में एक चीज़ इम्प्रूव ये होना है भाई कि जो है एक अच्छा ट्रेनिंग कैंप होना, ये हर फाइटर को कैंपिंग होना ज़रूरी है भाई। अब देखो, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, हैदराबाद से कितने फाइटर्स जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप को गए, जो इंडिया का फ्लैग लेके? एक भी नहीं है। गए, जीते कौन? कोई भी नहीं। कैंपिंग होना ज़रूरी है अपने फाइटर्स को। इफ़ यू आर प्लेइंग ए स्पोर्ट, यू हैव टू टोटली बी डेडिकेटेड टू फॉर दैट स्पोर्ट ओनली, ठीक है। अगर आप MMA खेल रहे तो आप टोटली MMA की ट्रेनिंग करना है ब्रदर। ऐसा नहीं कि आप जो है एक सिर्फ बॉक्सर है, अब आप बोल रहे हैं कि मैं बॉक्सिंग बैकग्राउंड का हूँ, मेरे को मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। आप बॉक्सिंग में होंगे चैंपियन, बट इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन MMA, यू हैव टू ट्रेन एज ए MMA फाइटर, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इसलिए बोलते हैं सिंपल। अब आप बोल रहे हैं हाँ आपकी होंगी पंचेस साफ MMA फाइटर्स से, लेकिन आप compete नहीं कर सकते। व्हाट विल यू डू इफ़ यू टेक यू डाउन? अगर कोई आप ग्रैपलिंग, हाँ ग्रैपलिंग स्टार्ट कर दिया तो जब क्या करेंगे? आपकी जब स्ट्रेंथ काम नहीं करेगी, आपकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो स्टैंडिंग स्ट्रेंथ रहती है, जो फाइटिंग आप स्टैंड करके करती, ग्राउंड स्ट्रेंथ का क्या? सब सीखना तो पड़ता। हर चीज़ होना है भाई। तो ये कैंप होना, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर यहाँ के MMA फाइटर्स को एक हेल्प मिल सके, अच्छा ट्रेनिंग कैंप हो सके। अगर ट्रेनिंग कैंप का मुश्किल हो रहा, नो प्रॉब्लम, यू कैन सेंड योर फाइटर्स फॉर ट्रेनिंग। लेकिन कितनों को भेजेंगे भाई? अगर यहाँ एक कोई क्लब है जहाँ पे 300 से 400 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 400 जनों को हैंडल कर सकते हैं। तो 400 जनों को अगर यहाँ क्लब नहीं खोल रहे, बट एक 400 जनों को बाहर भेजते, खर्चा ज़्यादा ही है। और कौन भेजते भाई? थाईलैंड 400 जनों को भेजते, बाली भेजते, इंडोनेशिया कहीं भी नहीं भेजते। सिंपल, अगर अब म्यूटेंट MMA का एग्जांपल ले लो ना भाई, अंगद बिष्ट UFC में पहाड़ी से पहला फाइटर है जो UFC में कम्पीट करने वाला, और बहुत नेक्स्ट लेवल फाइटर है। वो गया 10 जगह ट्रेनिंग करने, MFN का फाइटर था, MFN का चैंपियन रहा अनडिफीटेड, फिर वहाँ से जो है इधर। तो अब उसके क्लब में 400 से 500 बच्चे हैं जो कि वहाँ के ही नहीं है, देहरादून के ही नहीं है, दिल्ली से थोड़े बच्चे हैं, हैदराबाद से बच्चे हैं, इधर टोटली जाके ट्रेन कर रहे। किस लिए कर रहे भाई? कि वो जाके ट्रेनिंग बाहर करके आया, वही टेक्निक यहाँ पे कराते हैं। समझ रहे? जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो उन लोग को वहाँ पे मिल रही, और वहाँ के फाइटर्स वैसा कर रहे भी भाई। MFN कंटेंडर सीरीज में मैं खुद पार्टिसिपेट करा, 5 फाइटर्स म्यूटेंट MMA से कॉन्ट्रैक्ट लेके गए 5 वेटों में। इवन बच्ची रिया थापा बोल के मेरी फेवरेट फाइटर है, बॉक्सिंग बैकग्राउंड से MMA में शिफ्ट करी, म्यूटेंट MMA में ट्रेनिंग करी, कॉन्ट्रैक्ट ली, सिर्फ 1 साल में MMA में, मतलब आके 1 साल नहीं हो रहा, प्रो का कॉन्ट्रैक्ट लेके चले गई। जो सालों से MMA कर रहे आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सके भाई। तो वो लोग बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग कराते, और 400 बच्चे बैचेस रहते, ये 1 घंटा ये इतना बैच करना, ये 1 घंटा इतना करना। फिर प्रोफेशनल फाइटर्स को तो टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग एक दिन की कैसी रहती है? दिन में क्या क्या करते हैं ये लोग? आपकी ट्रेनिंग कैसी रहती है? देखिए, ट्रेनिंग में आपको एवरीथिंग मिक्स करके जो है एक शेड्यूल बनाना पड़ता है वीकली। और अगर फाइट आ रही तो फाइट की कैंपिंग ट्रेनिंग अलग रहती है, जिसमें इंक्लूडिंग आपको जो है कार्डियो रहता है, आपका स्ट्रेंथ रहता है आपका, और
अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर ट्रेनिंग रहता। तो ये पूरे चीज़ों को आप एक ट्रेनिंग मिक्स करना है, मिक्स करके ट्रेन करना। जैसा वीकली ट्रेनिंग का ऐसा हो गया कि हम लोग जो है अल्टरनेट डे ट्रेनिंग करते हैं। एक दिन जो है हम स्ट्राइकिंग करते हैं, यानी कि स्टैंड ठहर के लड़ना है, जैसा किक्स हो गया, पंचेस हो गया, एल्बोस हो गया, स्टैंडिंग ट्रेनिंग पूरी वो टेक्निक्स करे। एक दिन हम लोग करते ग्राउंड अल्टरनेट डे, एक दिन स्ट्राइकिंग, एक दिन ग्रैपलिंग। अब इसमें भी वीक में 2 से 3 दिन स्पारिंग करते हैं हम लोग। स्पारिंग नथिंग बट ए फाइट बट नॉट इन द ग्राउंड, ये कोट है। यानी कि आप पब्लिक के सामने फाइट नहीं कर रहे, ये है फाइट ही। हम जैसा फाइट में मारते सेम स्पारिंग में भी आपको 2 से 3 लेवल के स्पारिंग रहते। एक रहता फेदर टच, जस्ट टेक्निक साफ करने के लिए। एक टोटल स्पारिंग रहती जो कि हम लोग का करते हैं और फाइटर्स भी करते। तो कोई गेयर लगा के करता, कोई बिना गेयर के करता। तो ये सब ज़रूरी है भाई एक फाइटर के लिए। अब आप बोल रहे हैं मैं सिर्फ ट्रेनिंग करके फाइट करूँगा, बोल तो नॉट पॉसिबल। ए फाइटर नीड्स कंडीशनिंग, ए फाइटर नीड्स स्पारिंग, ए फाइटर नीड टोटल कार्डियो, स्ट्रेंथ, हर चीज़ होना ज़रूरी है भाई। तो ये सब बताएंगे कौन, समझ रहे आप? फाइटर्स करने रेडी रहते ये, लेकिन बताने के लिए क्या चाहिए? गाइडेंस, जो कि हैदराबाद में नहीं मिलता आपको। बिजनेस ज़्यादा मिलेगा बट नॉट गाइडेंस। गाइडेंस, करेक्ट। तो ये गाइडेंस होना ज़रूरी है भाई हमारे हैदराबाद में। फिर आप देखो हैदराबाद से कितने फाइटर्स निकलते है। फाइटर्स तो भी आगे नहीं बढ़ सक रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। भाई महबूब भाई का रिकॉर्ड 50 का है, 50 फाइट्स है। ये आसान नहीं है भाई। जुबेर भाई का 30 के ऊपर है, आसान समझ रहे हैं आप ये फाइट्स? फिर वाई दे आर नॉट सेलेक्टेड इन एनी काइंड ऑफ ब्रांड्स टिल नाउ आफ्टर दिस प्रोफेशनल? इतना अच्छा रिकॉर्ड है तो अभी तक प्रोफेशनल ब्रांड में जैसा MFN हो गया, ब्रेव हो गया, क्यों नहीं सेलेक्ट हुए? दे नीड्स ए मैनेजर, दे नीड्स ए गाइडेंस, दे नीड समवन टू गाइड देम, राइट? ये होना जरूरी है। तो ये गाइडेंस लाएंगे कैसा? ये गाइडेंस देखिए, फर्स्ट थिंग ये है पॉलिटिकल माइंडेड पीपल को टोटली दूर करना। फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैं एक बड़ा पुराना फाइटर हूँ हैदराबाद से, पुराना स्पोर्ट्स रिलेटेड हूँ। यहाँ पे मेरे क्लब्स है, यहाँ पे मैं कोच हूँ। तो क्लब्स की दुश्मनी अलग कर देना, मतलब ये क्लब का बच्चा, वो क्लब का बच्चा, दिस शुड बी अ पार्ट। मैं एक यहाँ पे ऑफिशियली जो है हैदराबाद के बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लिया, जो कि मेरे को फंडिंग आ रही गवर्नमेंट की तरफ से। फंडिंग इज इंपॉर्टेंट ब्रदर, फंडिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? फंडिंग मेरे को आ रही। अब मैं जो है नॉट ओनली इन माई क्लब, ठीक है, आपके क्लब में, हर क्लब में टोटली मेरे क्लब में सब फाइटर्स अच्छे निकलना नॉट पॉसिबल रहते फाइटर्स, बट टोटली डेडिकेटेड के ये स्पोर्ट में लाइफ दे देना है और ट्रेनिंग अच्छी करते हैं। खाली बोलने वाले भी नहीं चाहिए ब्रदर, करने वाले भी होना है। मेरे कन से ही नहीं मिलते। IFC का राजेश है, महबूब है। रिसेंटली हम लोग कैंपिंग कर रहे थे, यकीन मानो हमारे कोचेस को मालूम नहीं था कि हम लोग पूरे मिलकर कैंपिंग कर रहे थे, जबकि पूरे अलग अलग क्लब के। महबूब भैया एक अलग क्लब के, मैं अलग क्लब का, जुबेर भैया तो मेरे साथ के ही, राजेश IFC का, शुभम सरकन का, संदीप, और ऐसा पूरे हैदराबाद के फाइटर्स मिलके कैंपिंग कर रहे थे। एक दिन ये क्लब में, एक दिन वो क्लब में कर रहे थे। फिर सरों को मालूम होना शुरू, ऐसा समझाए कि ऐसा सपोर्ट करें। नहीं, तो राइवलरी है यहाँ पे, एक क्लब से दूसरे क्लब की लड़ाई है। 1000% लड़ाई। बोल तो इस टाइप की लड़ाई नहीं रहती कि भाई जो है पर्सनली लड़ाई नहीं रहती, वो लड़ाई इस टाइप की रहती कि कोई भी चाहता है कि अपने बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ना, सिंपल है। अगर मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर कोई एक जना ठहर के जिम्मेदारी ये ले लिया कि हैदराबाद, वी आर थिंकिंग ऑफ हैदराबाद यूनाइटेड, समझे, यूनाइटेड है। अगर चैंपियनशिप हो रहा, आपके क्लब के बच्चे से मेरे क्लब के बच्चे की फाइट है, कुछ कोई इशू नहीं है, फाइट होना चाहिए। फाइट के टाइम पे दुश्मन मेरा सगा भाई भी मेरा दुश्मन, ठीक है? फाइट के टाइम तक जैसा रेफरी हाथ उठा दिया मेरा या उसका, उसके बाद हम लोग फिर भाया, फाइट के हद तक भाई नहीं, ठीक है? फाइट हो गई, ठीक है? अब ये इन दी हैदराबाद के इवेंट्स का हो गया, बट व्हाट अबाउट दी आउट इवेंट्स? अब ये तो एमेचर तो कोई भी खेलता भाई। अब आप एमेचर फाइट खेल रहे, जैसे कि कोई एमेचर कंपटीशन में, लीग में हिस्सा ले रहे, आप जाओ आपके क्लब के थ्रू सब करो। बट अब कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप को जा रहा तो सिर्फ इतने ही क्लब के बच्चे जा सकते। वाई दिस ब्रदर? अगर कोई जा रहा तो हमारे क्लब की मतलब ब्रांडिंग करके क्यों जाना? ऑब्वियसली बात है, मैं अगर आपका स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, कोई मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके जा रहा क्योंकि उसके लिंक्स है ना भाई। अब हिस टेलिंग के मेरी क्लब की ब्रांडिंग करके जाना है, तो आप पसंद करते हो क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपके क्लब का हूँ, तो आप वो नहीं पसंद करते, राइट? तो ये सब पॉलिटिक्स हट जाना भाई। अगर ये हट गई तो हैदराबाद के बच्चे भी टॉप करते भाई। यहाँ पे मियाँ भाया रहते,
नहीं है कि वहाँ के बच्चे पहाड़ी है, वेजिटेरियन है, यहाँ के भी बच्चे गाइडेंस नहीं है, थोड़े सहूलतें वी नहीं नीड है। ओनली गाइडेंस ब्रदर, दैट्स इट। अगर गाइडेंस यहाँ एक अच्छा हो गया तो डेफिनेटली वी विल बी एट द टॉप। एक सवाल मेरा ये है कि पूरे क्लब्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये लोग अगर एक जगह जमा हो गए तो कैंप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉट ऑल स्टूडेंट्स ब्रदर, नॉट ऑल स्टूडेंट्स। कैसा रहता, समझाइए। अब एक क्लब में 200 बच्चे हैं तो पूरे 200 बच्चे भी प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए नहीं रहते। थोड़े जने आते सेल्फ डिफेंस को, थोड़े जने आते जस्ट फॉर ट्रेनिंग, थोड़े जने पेरेंट्स ज़बरदस्ती करके भी जाते, ऐसे भी जने रहते। प्रोफेशनल फाइटर्स जो रेगुलर ट्रेनिंग करते, मतलब अपनी लाइफ दे देते भाई ट्रेनिंग के लिए, वैसे बहुत कम मिलते हैं आपको। हर क्लब में एक 5 से 6 जने मिलते। तो वैसे अगर 5-6 जने जो है पूरे जने मिल के कैंपिंग, फाइट कैंपिंग कर रहे, तो सबको पार्टनर्स मिलते हैं। ये गेम में बिना पार्टनर ट्रेनिंग आप नहीं कर सकते। आप 1 साल किटिंग पे ट्रेनिंग करो, आपका अपोनेंट 1 महीने पार्टनर ट्रेनिंग करा तो ही कैन बीट यू इजीली, बिल्कुल, बिकॉज ही नोज हाउ टू हैंडल एन अपोनेंट, राइट? बट यू डोंट नो व्हाई यू आर ट्रेनिंग ऑन ए किट रिएक्ट नहीं करता। सिंपल है ब्रदर, राइट। तो पार्टनर ज़रूरी है ब्रदर, बिना पार्टनर के ट्रेनिंग। बहुत से वक्त ऐसा होता होगा कि दिन में उठे भाई आज ट्रेनिंग नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसा पुश करते खुद को? होता तो सही, सीरियसली बोलता हूँ, जो फाइटर्स रहते हैं ना उन लोग की एक वार मेंटालिटी रहती है, ठीक है? हम लोग को अगर ट्रेनिंग से कोई रोक सकता बोल तो दैट इज़ ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ ए फ्लू। सिंपल ट्रेनिंग है। अभी मैं आपके सामने कितना अच्छा बैठे हुआ दिख रहा हूँ आपको, टोटली फाइन, राइट? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी बॉडी में करंटली 6 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स है और 2 लिगामेंट टेयर राइट नाउ, विल यू बिलीव? नहीं, फाइन दिख रहा है, फाइन दिख रहे हैं आप। एक बस पट्टी बनी हुई है हाथ पे। हाँ। तो हम लोग का ऐसा ही रहता, अगर हाथ टूट भी गया तो एक हाथ रख के, एक हाथ तो है ट्रेनिंग को बोल के रेगुलर क्लब को जाते, कोई भी रहने दो, सब ऐसे ही करते हैं यहाँ पे हम लोग, मालूम? रियली है। क्यों आखिर दिमाग में इस चल रहा है क्या? डेडिकेशन रहता है भाई, मतलब अगर एक दिन की ट्रेनिंग स्किप करे तो 2 दिन पीछे चले जाते हैं। सिंपल है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 वीक से ट्रेनिंग में नहीं हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे अभी हाथ का हाल ऐसा है कि यही हाथ पे 4 फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स, तो मैं पुशअप नहीं कर सक रहा हूँ। मैं गया ट्रेनिंग को रिसेंटली, 4 दिन पहले स्पारिंग करा, वो फ्रैक्चर बढ़ गया, मतलब और ब्रॉड हो गया। तो कोचेस बहुत तंग करे कि नहीं अब 2 हफ्ते रेस्ट लेना ही लेना। मैं घुटने का इंजरी हुआ, एंकल स्प्रेन से, तो भी ट्रेनिंग करता था, लेकिन अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं। आता तो काम नहीं, अल्लाह ताला पैर तो दिए, रनिंग हो रही रेगुलर। तो क्या चीज़ है वो जो आपको पुश कर रही था? कुछ बनने का जुनून है, क्या है आखिर? जुनून है, डेडिकेशन है टू रीच अवर गोल। सबका अपना अपना गोल है, किसी का, हर कोई UFC बोलता ब्रदर, बट इट्स नॉट एज इजी एज वी थिंक। क्यों ऐसा? मैं बताया हूँ ना आपको, जब से ये जो बोला यही चीज़ होना भाई, इस लेवल की अगर ट्रेनिंग, सहूलतें और गाइडेंस। फॉर एग्जांपल आप उवैस याकूब को ले लो, वो बंदा खबीब के क्लब में ट्रेनिंग करके आया हैदराबाद, मतलब कश्मीर से जाकर, कंटिन्यूस की स्ट्रीक चल रही भाई विंस की, यहाँ पे MFN में बोल रहा हूँ मैं आपको, कंटिन्यू स्ट्रीक। रिसेंटली फाइट करा वो बंदा उवैस याकूब, अच्छे फाइटर से, ख़त्म, ओनली ग्रैपलिंग करता हो, स्ट्राइकर भी है बट ग्रैपलिंग, क्योंकि सोबत का असर। बिल्कुल क्लब में जाके आए। हमारी भी ख्वाहिश है भाई कि हम भी वहाँ जाके ट्रेनिंग करना। तो मैं ये होता या नहीं होता नहीं मालूम, आने वाले टाइम लेता, बट हम ये चाह रहे कि अब अपन हैदराबाद में बैठ के ये सोच रहे कि रशिया जाके ट्रेनिंग करना। मैं ये बोल रहा हूँ, रशिया तो दूर की बात, आउट ऑफ कंट्री, कोई दिल्ली में बैठ के बोल रहा है कि हैदराबाद जाना है ट्रेनिंग को, ऐसा कोई सोचना क्यों नहीं सोचता भाई? नहीं है, गाइडेंस नहीं है, सहूलत तो नहीं। वही बोल रहा हूँ मैं, अगर वो हुआ तो हमको भी एक सहूलत मिलती ना भाई ट्रेनिंग की। तो अभी MFN का ही मेन गोल है मेरा, UFC तो अभी बोलना मुश्किल है। इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में MFN का कंटेंडर सीरीज होगा, लाइट हैवी वेट में कम्पीट करने वाला हूँ मैं फिर से इस बार इंशाल्लाह। स्ट्राइकिंग भी बहुत इम्प्रूव कराने, तो जब सिर्फ ग्राउंड करता था मैं, मतलब उतना एक्चुअली ट्रेनिंग किस टाइप की रहती है, क्या लेवल है ये, वो नहीं समझा था। बस जब 10 जगह फिरा मैं, मतलब मालूम हुआ कि एक्चुअल ट्रेनिंग ये है, 10 फाइटर्स के साथ स्पारिंग करा, 10 फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग करा, तो समझ में एक्चुअल गेम क्या है। पहले हम भी वही समझते थे, सिर्फ पंच मारना है, किक मारना है, नीचे लेके पकड़ डालना है, ख़त्म। टोटली डिफरेंट ब्रदर। एक चोक मैच आपको 7 वेरिएशंस रहते भाई, तो आप सोचो आप टोटल जिजिट्सु आपको कितना है। ग्राउंड में सिर्फ आप रेसलिंग भी नहीं कर सकते, MMA में आप टेक डाउन लेने के सामने वाला चोक डाल देता, गिलेटिन चोक, खत्म। आप पहलवान थे बट
कुछ भी नहीं हो सकता। बेहोश हो के बाद कुछ भी, तो टोटल ट्रेनिंग चाहिए भाई स्पोर्ट के लिए। ये आपकी एमएमए फाइटर बनने की जर्नी में सबसे बड़ा सेटबैक क्या था, सबसे मुश्किल वक्त गुजरा सो? सबसे मुश्किल वक्त क्योंकि उससे पहले जो था आई कैन ट्रेन मैं ट्रेनिंग कर सकता था। जो इशू था सिर्फ 3,000 का इशू था भाई फीस भरने का, वो ऐसा चले गया मंथली कमा के 20,000 गाने पे लग जा रहे थे। अगर वही मंथली में 20,000 ट्रेनिंग पे लगाता तो अब तक मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहता था। ये जो बीच में इतने बीच हुआ ना, बीच में 10 जगह दिमाग गया, एक जगह दिमाग नहीं रहा, बहुत अब परेशानी हो रही उस चीज़ की मैं घूमन। तो कभी ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान भाई मेरे से अब नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर दे सकता हूँ, कुछ दूसरा कुछ अच्छा देख होता तो सही ब्रदर, सीरियसली। देखिए अभी मैं जब वापस से स्टार क्लब ज्वाइन करा था ना, मेरे जूनियर फाइटर्स थे अब्दुल रहमान, लोग अच्छा करते स्ट्राइकिंग, वो लोग डोमिनेट कर रहे थे मेरे को। जो कि अब हम बोलते हैं ना भाई कल का लौंडा के अपने से बड़ा कर रहा, और वो हो रहा भी था ना भाई। वो कंटिन्यू ट्रेनिंग में है, वो रेगुलर स्पारिंग में मेरे को मार रहा वो बच्चा, जो कि एक्चुअली एक टाइम पे मैं उसको लेके जाके रनिंग कराता था, मैं ट्रेनिंग कराता था, पैडिंग लेता, वो बच्चा मेरे को डोमिनेट कर रहा भाई। तो जब क्या रहता आपके दिमाग में कि भाई ख़त्म हो गया, मैं मेरा टाइम हो गया मैं अब ख़त्म, सब छोड़ देना है, अब कुछ तो भी कमाना होता। लेकिन फिर दूसरे दिन नए थॉट से आते कि करना है आज। तो बहुत सारी चीज़ आते भाई दिमाग में, नहीं बोल के नहीं कि हम छोड़ देना है। अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको, इतने इंजरीज हो रहे। रिसेंटली मैं जब मेरे ये इंजरीज हुए थे ना, मैं ट्रेनिंग नहीं कर सक रहा था। परसों ट्रेनिंग को जब गया मैं स्पारिंग करने, किट पे किक मार रहा हूँ, वो स्प्रेन का दर्द वापस आ रहा, पुशअप कर रहा हूँ वापस आ रहा। मैं बोला, अब घर वाले भी बोल रहे कि तो छोड़ दो, अभी कब तक करते, इतने हड्डियाँ तोड़ लिए, फिंगर के जॉइंट्स नहीं है मेरे को, पैरों में जिजिट्सू में चले गए पूरे, कर डालते ना। इवन ट्रेनिंग में भी ज़रा अपन गलत जगह पे पुश करने गए तो डील कैसा कर रहे हैं इंजरीज को, कर रहे रिकवरी कैसा? अब हमेशा तो डॉक्टर कन जा नहीं सकते इतने इंजरीज लेके, नॉट एवरी टाइम वी कैन टेक एक्सरेज MRIs और डू दिस शिटी स्टफ। देखा गया तो ये गुड है, रियल है। अभी इसलिए कर सक रहे कि यंग ब्लड है और रिकवरी जल्दी हो रही, बट दिस कैन बी ए प्रॉब्लम 20 years इफ आई हैवंट क्योर इट नाउ। अगर मैं इसको अब क्योर नहीं करा सही से तो ये 20 साल के बाद प्रॉब्लम होने वाली है। उठे तो दर्द, बैठे तो दर्द। क्या प्लान है आपका? आपके इतने इंजरीज है, क्या ये हेयर फ्रैक्चर्स बोल रहे हैं आप, लिगामेंट टेयर बोल रहे हैं, मेरे को समझ में भी नहीं आने थोड़े चीज़ें ऐसे है आपके अंदर, क्यों ऐसा? आप क्या प्लान है इसका रिकवर करने का? अभी तो रिकवर होगा ब्रदर, मतलब दवाई चल रही, साथ में हम लोग आइस रिकवरी करते। अगर मसल का भी, हाँ आइस रिकवरी करते, मसल का हो या बोन का हो या नर्व्स का हो, कुछ भी हम दर्द है तो आइसिंग रेगुलर करते, क्योंकि बेस्ट रिकवरी के लिए वही रहता। अब जैसा मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर से उसको कैल्शियम ज़रूरी है, ठीक है, तो कैल्शियम बढ़ा देते डाइट में हम लोग। अभी कैल्शियम से रिकवर होगा वो, 2 वीक्स उसको लगेंगे रेस्ट दे के। लेकिन अब 2 वीक्स रेस्ट देना नहीं होता ना। आदत ऐसी है, जो 3 टाइम हम खाना खाते ना, वैसा दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग करने की बहुत गंदी आदत हो गई भाई, बहुत गंदी। मैं 1 हफ्ता ट्रेनिंग रो के बाद भी मेरे से रहा नहीं गया। 1 हफ्ता मैं सिर्फ रनिंग कर रहा था, फिर भी रहा नहीं गया। तो मैं बोला सैटरडे के दिन चलो स्पारिंग को, जब किसी को मालूम ही नहीं मेरे को इंजरी से, तो मैं क्लब में नहीं बोला था। वापस जैसा स्पारिंग करते फुल पावर से स्पारिंग करे, मैं जुबैर भाई सब नॉर्मल चला, मैं भी फुल जोश में। आखिरी स्पारिंग ब्लड जा रहा नाक से मुंह से, दोनों स्पारिंग हो गए डन। क्लब उतार के बैंडेजेस जैसा उतारा, पेन स्टार्ट, वापस दिल्ली गया घर को। पेन किलर्स पे ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी, जो कि हार्मफुल है। रेगुलर पेन किलर आपको डैमेज कर सकते, किडनीज नहीं लेना चाहिए, बट अभी ऐसा चल रहा है, समझो कर रहे रिकवरी। ये आपका फिर घुटने का भी प्लेट हटा बोल रहे हैं आप? जी। तो इस अभी तक भी कंप्लीट रिकवर नहीं हुआ हो? मैं अभी तक उसका बताया नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं करा। एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। एक मिनट, तो आप जब चलते या भागते जब नहीं होता मतलब जब ज़्यादा वेट उस पे आता नहीं पे। अब हर स्लैम ऐसा नहीं रहता कि मैं फाइटर को, आपको मालूम इसमें भी बहुत सारा साइंस है ट्रेनिंग में भी, ऐसा। अब मैं सुप्लेक्स मार रहा हूँ किसी अपोनेंट को तो वो वेट कहीं और आता, अब मैं उसको ज़रा सुप्लेक्स में थोड़ा टर्न करके मार रहा हूँ तो वो वेट कहीं और आता। तो बहुत साइंस है, कौन से बोन पे कौन से मसल पे वेट आ रहा। स्टोरी बता रहे थे। हाँ, तो ऐसा रहता, समझिए उतना पेन नहीं है। अगर ज़्यादा उस पर वेट आ गया तो हो सकता है, पॉसिबल है कि हटने का। इसीलिए मैं, अब कभी भी मेरे फाइट्स देखो, लेफ्ट के नी पे मेरा नी कैप लगा हुआ रहता है हर फाइट में। देखा मैं, पहले जो है इसको प्रोटेक्शन देके फाइट करता हूँ मैं, ऐसा है।
तो आप नी कैप के बारे में कुछ स्टोरी बता रहे थे। हाँ, एक फनी स्टोरी ये है नी के रिगार्डिंग। अभी पैसे तो थे नहीं नी रिकवर करने के लिए। हाँ। अब मैं सोचा सपोर्ट कैसे लेना है, तो मेरे दूर के रिश्तेदार है वो MM के वर्कर है, ठीक है। हाँ। तो वो टाइम पे एसएस साहब जो है उनका नंबर पब्लिक कर दिए थे कि किसी की भी कोई परेशानी है मेरे को कॉल करके बोलना, मैसेज करना। तो मैं ये बड़ा मैसेज डाला 3 पेज का कि आई एम MMF राइटर फ्रॉम हैदराबाद, 18 ईयर्स ओल्ड, स्ट्रगलिंग अलॉट, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, नी हट गया, पैसों की ज़रूरत है साहब। सो ही वॉज लाइक अदर डे मेरे को मैसेज आया, ओके आई एम कॉलिंग यू इन 2 to 3 days। मैं रेडी था, कॉल आने वाला है। मैं पहले समझा ये नंबर गलत है, रिप्लाई आ गया तो मैं खुश हो गया। फिर 3-4 दिन के बाद मेरे कॉल आया सर के टाइम पे, हेलो मियाँ क्या बात हुआ आपको। तो आई वॉज लाइक, अब मैं पहचाना नहीं कि ये हमारे MP साहब है। सो तो मैं बोला तुमको ने बात कई को ऐसा अकड़ में कर रहे, इसको मैसेज डाले थे बाबा। मैं जरा दिमाग अरे सॉरी सर सलाम वालेकुम जी सर, क्या हुआ मैं तुमको। बोला ऐसा नहीं चलेगा फाइट में। अब मेरे को दूसरी फाइट के लिए पैसे होना था, समझ रहे आप, दूसरी फाइट के लिए पैसे जमा करना था। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं मेरे हॉस्पिटल में इलाज करा देता हूँ, पैसे नहीं लगते आपको। नहीं साहब, अब मैं बोला अगर इलाज असद साहब करा दिए तो मेरे को पैसे नहीं मिलते, मैं अगली फाइट नहीं लड़ सकता हूँ। मैं बोला नहीं साहब, इलाज स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, एक हॉस्पिटल में चला, चेंज नहीं कर सकते, बस पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसों की ज़रूरत है आपको। वो टाइम पे अब मैं बढ़ के पूछ लेना बोल के दिमाग ही नहीं था हमारे, 20,000 की ज़रूरत है साहब। की बात है ना, यस ठीक है, आओ आप एक फलाना शख्स है मेरे लेके ले लो, बोले नीचे आप आते रेडी रहते पे। फिर फ़ोन करा वो नंबर पे, आपका घर कहाँ है साहब। मेरे को नहीं मालूम भाई, रियली मेरे को घर नहीं मालूम। तो थोड़ा इरिटेट हो गया उन्होंने के शास्त्रीपुरम पे घर है। ये शास्त्रीपुरम की तरह था सर। अरे मियाँ तुम गूगल पे मारो असदुद्दीन ओवैसी होम आ जाता बोले। तो फिर हमारे घर का ने एक ऑटो अंकल को पकड़ के बोला घर मालूम 500 रुपये देता हूँ जाके, तो होते 200 रुपये 500 देता हूँ बोलते हैं, खुश हो गए, उन्होंने ले लेके चले असद साहब के घर पे। तो फलाना शख्स से मिला था मैं, तो मैं 20,000 पूछा था, मेरे को आए थे 18,000 रुपये, लाने के 2,000 हो गए वो। जल्दी लेके आके दिए मेरे को, उनका 2,000 चार्जेस थे, समझो वो मालूम नहीं। तो लिया था नी के इलाज के लिए, और वो पैसे क्या करा था मैं डोडी में पे कर दिया था कि वो कैल्शियम से ही रिकवर होता, रोज़ का 1 लीटर दूध। तो जब करने के टाइम पे मैं नहीं कर लिया, मतलब बहुत फनी माइंड चलता था मेरा, ऐसा था। तो फिर उसके बाद मैं क्या करा, 1 महीने के बाद सुनो आप, वही नंबर पे फिर से मैसेज करा, नाम दूसरा बदल दिया, आई एम दी XYZ MMA फाइटर। मेरा हाथ टूट गया बोला आपकी बार। तो उन्होंने समझ गया नंबर सेम था, नंबर दूसरा था, नहीं कोई फ़ोन तो देते नहीं थे। मेरा एल्बो टूट गया सर, ऐसा मैं याकुतपुरे में रहता था, तो मैं याकुतपुरे के बाबा नगर पे रहता हूँ, मैं मेरे को पैसों की जरूरत। तो उसके बाद कभी रिस्पॉन्स नहीं आया, उन्होंने समझ गए कि यही बंदा है बोल के। सैयद इमाद साहब आपके किस्से बहुत निराले हैं साहब। नहीं भाई बहुत फनी है, मतलब था एक टाइप का जुनून कि अगर अब इलाज करा देता, क्योंकि इलाज 2 लाख का था तो हमको खबर ही नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव रहते हो। हाँ, हम लिगामेंट बोले तो कॉस्टली है, हम समझ रहे 5-6 हज़ार का होगा, मतलब एक एक्सरे ले लिया, उतना मतलब दुनिया की उतनी नॉलेज ही नहीं थी ब्रदर, एक जुनून था बस। हाँ, उसके पीछे कि हम सोचे अरे 15,000 बचा लिया, हमें 5,000 रुपये में इलाज करा लेंगे तो 15,000 रुपये में अगली फाइट लड़ सकता हूँ, आने ऐसा था। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है आपकी ड्रीम्स को लेके, जो अब तक मैं करा? एक बताइए जो सबसे बड़ा है। म्यूजिक, फेम मिल रहा था, आपको पैसे मिल रहे थे, आप बड़े लोगों में उठे बैठ रहे थे, टोटली लाइक रिच पीपल के साथ आपका उठना बैठना था, फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक रिच लाइफ मिल रही थी आपको, नेटवर्क स्ट्रांग था आपका, नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा था, हर जगह से फेम आ रहा था, ओन अर्निंग भी हो रही थी। उसके बावजूद दिस वाज द सैक्रिफाइस आई मेड फॉर माई स्पोर्ट, म्यूजिक। आप जब रिंग में उतरते, अपोनेंट को देखते, तो क्या आता दिमाग में? स्टार्टिंग में तो डर होता था भाई, रियली बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास। स्टार्टिंग में जैसे न्यू फाइटर्स रहते ना, सेम रहता, सिमिलर, फर्स्ट टाइम सेकंड थर्ड टाइम फाइट जो करते ना, सेम रहता कि डर रहता भाई एक अंदर, इन्हें मार दिया तो। क्योंकि भाई अगर वही फाइटर से आप एक क्लब में फाइट कराए ना, मे बी आई कैन विन। जो फाइट में हार गया, एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो फाइट उन्हें हार गया रिंग में, अगर वही फाइट क्लब में करा दिए उसकी, मतलब नॉर्मल कोई भी नहीं देखे, मे बी ही कैन विन। इसके पीछे की
मसला ये है कि फाइट में आपके ऊपर प्रेशर रहता है, लॉट ऑफ मेंटली प्रेशर एंड इवन फिजिकली प्रेशर। मेंटली प्रेशर आपको ये रहता है कि अगर मैं हार गया तो इन्हों क्या बोलते हैं, उन्हों घर वाले क्या बोलते हैं, घर के ताने भी रह सकते, किसी को सपोर्ट करते किसी को नहीं। 80% तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो वो रहते। जीत गए तो खुशी रहती पेरेंट्स के चेहरे, हार गए तो बोले थे देखो हम, ये एक रहता। इससे हट के क्लब में क्या सोचते, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा भाई। फाइट का टोटल डिपेंडेंस आपको जो है ना मेंटली स्टेबल रहने पे है। अगर आप मेंटली स्टेबल रखें ना अपने आप को, यू कैन फाइट एज ए वे यू ट्रेन। अब बहुत सारे फाइटर्स हैं जो बहुत ट्रेनिंग करते हैं, आप मेरे को देखते होंगे वीडियोस में, वाह वाह वो किक फाइट में यूज़ करने को नहीं मिलता, क्योंकि वो एक किट है भाई। समझने की कोशिश करो, एक जगह पे ठहर के पोस्टर एक ही जगह किक नहीं मारता आपको नहीं कर सकते, किक नहीं मारता सेट के, वो मूव नहीं करता अपना अगर, तो आप किक मार सकते। अब अपोनेंट रहता उसको मारते, डर रहता उन्हें किक कैच करके अगर टेक डाउन ले लिया या फिर उसका काउंटर निकाला या उन्हें हट गया, किक स्किप होती कि उन्हें पीछे जाके बैक ले लिया, ये सब रहता। तो माइंड अगर स्टेबल करके फाइट करे ना, अब यही फ़र्क है भाई। आप एक एमेचर फाइटर को देखो, एक यूएफसी फाइटर को देखो। अगर कोई लो किक है जो यूएफसी फाइटर मार रहा फाइट में, सेम किक रहती, सेम टेक्निक रहती जो यहाँ पे भी सीखते। कोई भी एक किक है तो उसकी टेक्निक सेम रहती, अलग अलग टेक्निक्स नहीं रहते, सेम है। बट ये बंदा मार क्यों नहीं सकता, और अगर मारा तो इतना गंदा क्यों मारता, वो बंदा तब प्रोफेशनली परफेक्टली क्यों मारता। तो फाइट में मेंटल स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्टेबल करके अच्छी तरीके से फाइटर को रीड करना। स्टार्टिंग में तो ऐसा है, मेरा खुद का हाल बता रहा हूँ, जो भी फाइटर से फाइट होते ही एक दिन चली आता था वो फाइटर की इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ के फिर अरे उन्हें ज़्यादा रेसलिंग कर रहा है या स्ट्राइकिंग कर रहा है, पूरा रिसर्च करके उसको पढ़ लेना पड़ता था। देखा गया तो एक अच्छी चीज़ है, प्रोफेशनल फाइटर्स भी करते था। कोई फाइटर है, इवन खबीब की ट्रेनिंग जस्टिन गेजी के टाइम पे टोटली चेंज कर दिए थे कैंपिंग। उसको एक स्ट्राइकिंग के हिसाब से ट्रेनिंग करा रहे थे, स्ट्राइकर्स के साथ स्पारिंग हो रही थी, स्ट्राइकर्स के साथ ट्रेनिंग करा। ये एक ऐसा वाक़या बताइए आप जो आपके एमएमए करियर में, फाइटिंग में, कि एक फ़ाइट के बाद एकदम आपका ज़िंदगी का रुख बदल गया। ऐसा तो हुआ नहीं, बिकॉज इलाहाबाद में रह रहे, रुख तो नहीं बदला, बट ऐसा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। रुख बदलना बोले तो आप रशिया चले आना, क्योंकि अगर आप जो आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कब बोल सकते बोले तो, अब मैं एक फ़ाइट किया, उसके बाद सपोज मस्त लाइफ सेट हो गई, गवर्नमेंट स्पॉन्सर मिल गया, गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, फिर भी मे बी हम इसको ऐसा बोल सकते, बट नथिंग। बड़े फाइट्स खेलने वालों का तक नहीं बदला तो मेरा क्या बदलेगा, सिंपल है। एक वो है कि कॉन्फिडेंस, स्टैक ऑफ प्रूफ आप बोले, जैसे कि कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। एक स्टैक ऑफ प्रूफ जिसको बोलते कि अब मैं 40 किलोमीटर अगर भागा और 200 किलोमीटर साइकिल चलाया और ऐसी कुछ भी बड़े चीज़, 60 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ गया, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद उससे डिफ़िकल्ट चीज़ उन्हें कर देता हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट है। उन्हें बोलता मैं ये सब करा हुआ हूँ, मैं इतने फाइट्स जीता हुआ हूँ, मैं ये भी फाइट मेरे रास्ते कुछ भी नहीं है। वो स्टैक ऑफ प्रूफ वो सिर्फ और सिर्फ काम करने से आता, और वही चीज़ पे काम करने से, और विदाउट डिस्टर्बेंस। यानी कि अगर मैं एक शेड्यूल बनाया कि मेरे को जो है, अगर दिन में मैं 8 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सो मॉर्निंग 6 से लेके ये टाइम तक मेरी ट्रेनिंग है, तो वो टाइम पे मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे कुछ भी काम होगा। आई शुड, अगर कुछ इमरजेंसी है जब अलग बात है। नॉर्मली अब फ्रेंड्स का प्लान बनता है यहाँ जाने का, शाम में ट्रेनिंग रहती है मेरी। अब मैं यहाँ ट्रेनिंग से आता हूँ 12 बजे, रात की ट्रेनिंग है, 12 बजे क्या, चलो भाई कहाँ जाना है, नहीं चलते कोई मालूम, फिर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना रहता है ऐसा। तो अगर आप एक चीज़ पे डिसिप्लिन है ना, तो ही आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं अपना। बिल्कुल। मैं अगर वो चीज़ पे डिसिप्लिन में ही नहीं हूँ, मतलब मैं एक बार ट्रेनिंग को चले जा रहा हूँ, तो ना मैं जीतता हूँ, फाइट नहीं जीतता हूँ मैं, ना मेरा परफॉर्मेंस बढ़ता, ना मैं फाइट जीतता हूँ, कॉन्फिडेंस भी कहाँ बढ़ेगा मेरा। जब मैं 2 से 3 फाइट हारूंगा तो कॉन्फिडेंस अभी लो हो जाता ना भाई, कि अरे भाई हार जा रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ ये चीज़ के लिए, मैं डिसिप्लिन से ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मैं हार रहा हूँ। तो मेरी किस्मत में ये नहीं है, जो किस्मत अपन समझते, ये घर वालों की बात पे अपन, तुम्हारी किस्मत में नहीं है शायद, छोड़ दो। है ये अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बोलते भाई, अगर मैं ये फाइट हारा तो कुछ ना कुछ मैं गलत करा जिसकी वजह से हारा, कोई ट्रेनिंग में मेरी कमी थी। ज़रूर ये चीज़ अगर ढूंढना स्टार्ट करें ना ब्रदर, रियली बोल रहा हूँ, नेक्स्ट फाइट में आप बहुत ग्रो करते, राइट। तो अब जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है, फ्रैक्चर्स के साथ, इंजरीज के साथ जीते, और फिर भी यू शो अप टू द क्लब, लड़ाई लड़ते, आप स्पार करते। तो व्हाट कीप्स यू गोइंग, आपका वाई क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब हर आदमी की ज़िंदगी में आता कि क्यों कर रहा हूँ मैं,
ड्रीम, एक गोल। क्या है ड्रीम? बुलाओ ना कि नीड टू बी इन अ डिफरेंट लेवल ब्रदर। यूएफसी तो अभी बोल नहीं सकता क्योंकि यूएफसी बोलते ही सबको हंसी आती है कि अरे हंसने दो भाई। नहीं, क्योंकि यूएफसी है भी उतना मुश्किल भाई, रियली बोल रहा हूँ मैं। जब वो लेवल के फाइटर्स जाके वहाँ पर उतना अच्छा कम्पीट नहीं करके आए तो आप सोचो। अभी मेन गोल ये MFN का मैं रखे हुआ हूँ कि मेरे को अभी, क्योंकि डायरेक्ट आगे का सोच नहीं सकते ब्रदर, हालात कब क्या बदलते नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो मैं डिग्री छोड़ दिया। जब मैं म्यूज़िक में आया था मेरे पापा बोले अगर यहाँ नहीं कर रहे डिग्री बाहर चले जाओ, मैं भेज देता हूँ। वॉज लाइक अरे ठहरो जी बाबा, तो मैं पैसा कमाता हूँ, सो देखो बाहर आता हूँ जाता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ। म्यूज़िक में मैं अंधा हो गया था भाई कि अरे मैं कमा लेता हूँ, मेरे को ये नहीं मालूम कि हराम का पैसा हमको लगेगा नहीं। मैं समझ रहा था कि मैं इतना अमीर बन जाऊंगा, जैसा लाइक स्टैन है, लिल वैन है, उन लोग के साथ रैपिंग में पैसा बहुत है। तो एक चाइल्डिश माइंड था जो जब हम सुने नहीं, मैं डिग्री छोड़ दिया। जो कि अब पछताता हूँ। इंग्लिश अच्छी है बोलते, ये सब बोलते, जॉब्स जहाँ पे करता हूँ, लेकिन डिग्री नहीं है ना तो प्रमोशन कैसा होगा मेरा। जो लेवल पे हूँ वही लेवल पे अभी तक अटके हुआ हूँ ना भाई। मैं 2 साल हो गए, कहाँ लेवल अप कहाँ हुआ मेरा। लेवल अप होने के लिए आपका एजुकेशन भी हायर होना। अब जो डिग्री पे जो लेवल तक जॉब्स रहते वही रहते। अब आप बोल रहे अगर प्रमोशन चाहिए तो उन्हें पूछता उसके डिग्री, राइट, ग्रेजुएशन क्या है, सही, डिप्लोमा क्या प्री रिक्वेजिट एक थोड़ी रिक्वायरमेंट है उसकी। तो एक ड्रीम है आपका कि बनना है यूएफसी। जरूर इंशाल्लाह। आपकी एक मैं इंस्टाग्राम की एक वो भी देखा था जिसमें वो कैम शॉट था शायद, वो एक वीडियो जा रही, उन्हें वेट करने के लिए जा रहा, डेना वाइट ठहरा हुआ है लेफ्ट स्टेज पे। तो आप बताए थे आपका ड्रीम है। मैं देख के बोला अरे भाई क्या रियलिस्टिक है ये। तो वो एक्चुअली इंस्टाग्राम पे कोई और फाइटर बनाया था वो। वो एक मूवी के लिए शूट हुआ था वो। रिसेंटली एक कॉनर मैकग्रेगर की एक मूवी निकली थी, रोड हाउस बोल के। अच्छा। तो मूवी के ऐसा बिना फाइटर के कभी शूटिंग नहीं होती यूएफसी में, रियलिस्टिक में। एक्चुअली वो यूएफसी के मेन इवेंट के टाइम में, मतलब जो फाइट है वही टाइम पे शूट करे के, फिर पूरा ऐसा अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता। वे इन इतना क्राउड लाना, फिर रियल में। तो वो रोड हाउस के टाइम की शूटिंग की वीडियो थी, तो कोई वो फाइटर डाला था, तो उससे दिमाग में ऐसा कंटेंट आया कि अरे मैं ऐसा वॉक कर रहा हूँ, सडन आँख खुल रही के सपना था, फिर उठे ट्रेनिंग को चले गए, रेगुलर ट्रेनिंग। ऐसा एक कहावत है, ये बहुत खूबसूरत दिखी थी तो मैं लिख लिया। मैं सोचा कि आप आए तो इनको बताएंगे बोल के। जरूर। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं किसी और ज़िंदगी का मकसद नहीं जानता जो बेहतर हो, सिवाय इसके कि इंसान किसी बड़ी और नामुमकिन चीज़ को हासिल करने की कोशिश में अपनी जान लगा दे। ये कहना कि कुछ नामुमकिन है सिर्फ यही वजह नहीं होनी चाहिए कि हम उसे हासिल ना कर सकें। वही तो बात है जो इसे ख़ास बनाती है। अगर कामयाबी यकीनी होती और कोई ख़तरा ना होता तो हौसला और अज़मत कहाँ होती। असल नाकामी तो सिर्फ ये है कि हम जिंदगी के चुनौतियों से पीछे हट जाए। बहुत खूबसूरत है। खुद लिखे से? नहीं, ये मेरा खुद का नहीं है। ये कोई एक निशा नामी एक शख्स है, उनका ये इंग्लिश फ्रेज है, मैं जिसको उर्दू में लिखा। उर्दू में आप जी, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। खैर बारीकी देखे तो बहुत कुछ है ये, मतलब जो एक्चुअली इस पे वर्क कर रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत कुछ है ये। आपको काफ़ी रिलेट हो सकता है क्योंकि आप वही रास्ते में हैं आप वो। तो अभी जो बच्चे या जो बच्चियां MMA फाइटर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं? देखिए गर्ल्स का तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ, फाइटर बनना नहीं बनना वो तो सेकेंडरी है, बट सीखना उसको हम जो है नेसेसरी कर देना, सेकेंडरी की जगह नेसेसरी करना। सीखना नेसेसरी करना, फाइट लड़ना या नहीं लड़ना वो नेसेसरी, वो सेकेंडरी थिंग्स है, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है। क्योंकि हालात ऐसे हैं आज के, आपको मालूम है हर जगह लड़ाई जंग चल रही। आप मरते टाइम भी अगर अपने आप को आप पे जुल्म हो रहा तो जुल्म देखना भी नहीं है, जुल्म सहना भी नहीं है भाई। ये अपने कने एक फ्रेज है, राइट? क्या अब आप पे जुल्म हो रहा, एक दिन सहेंगे आप, 2 दिन सहेंगे, रेगुलर जुल्म हो रहा आप पे तो कब तक सहेंगे आप? नॉट ओनली गर्ल्स भाई, मैं नॉर्मल बॉयज़ पे भी बता रहा हूँ। मैं वो जुल्म तो मेरे को यहाँ लेके आ गया जो कि मैं सोचा नहीं कभी। मेरा प्लान तो डॉक्टर बनने का था, स्कूल में मैं डॉक्टर बनता बोलता था, बट वो अवध जो मेरा अब तो दोस्त है ख़ास, उन्हें जुल्म करने से मैं वो लाइन में गया, वहाँ से वहाँ गई, पटरियाँ चेंज होते जाके आज फाइटर लाइन में आया ना। तो आप जुल्म नहीं सह सकते। तो मैं बोल रहा हूँ एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू लर्न कॉम्बैट स्पोर्ट। हर एक जना कॉम्बैट स्पोर्ट सीखना भाई। आप फाइट लड़ो नको लड़ो सेकेंडरी है, आप एक लेवल तक तो भी बस सीख लो। बच्चे हो बड़े हो, आप अपने आप को 1000% प्रोटेक्ट करते। लोग बोलते भाई कि स्ट्रीट फाइट में ये काम नहीं आता, आप सुने होंगे कि बॉक्सिंग काम नहीं आता, ये काम नहीं आता,
भाई मेरा खुद का एग्जांपल बोलता हूँ मैं, बोलना तो नहीं चाहिए, मेरे भी है स्ट्रीट फाइट्स में किस्से है जो नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब जुल्म पे बात आई कोई भी नहीं झेलते। एक फाइट हुई थी जहाँ पे क्राउडेड पीपल थे मारने वाले, मैं अकेले एल्बो है, जो फिल्म का सीन था, एक को मारो एक गिर रहा, एक को मारो एक गिर रहा। तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई द कम्बैट स्पोर्ट्स। कम्बैट स्पोर्ट इज़ द बेस्ट थिंग टू लर्न इन नाउअडेज। अभी आप बोलेंगे कि हम तलवारबाजी करेंगे, तो आपको तलवार रखने दे रहा कौन भाई? जब आप पे जुल्म और आपके जेब से तलवार निकलेंगी, वेपन कहाँ रहेंगे आपके पास? आप बोल रहे कि मैं गन शूटिंग सीखने जा रहा हूँ, ठीक है सीखो आप, लेकिन यहाँ पे अलाउ कहाँ है हर किसी को गन रखना? नहीं है। आप लैंडलॉर्ड है बहुत बड़े, आप जमींदार है, जब आपको अलाउ वो भी पेपर्स के साथ, और पब्लिकली रोम नहीं कर सकते आप, वो भी लेके हाइड करके चलना पड़ता। जब कोई वही चोर है, चोर 100% रखता, उन्हें तो रूल फॉलो करेंगे ही नहीं ना भाई। बिल्कुल, अगर उन्हें रूल फॉलो, हाँ अगर उन्हें रूल फॉलो करता तो उन्हें चाकू रख के क्यों आता, उन्हें ये डाका क्यों डालता? सडन चाकू निकाल के आपको बता रहा। अब आप 2 साल पीछे चले गए कि मैं चाकू ऐसा सीखा था, अब वो है कहाँ, चाकू निकालेंगे कहाँ से आप? फिजिकल। तो मेक योर बॉडी पार्ट्स एज वेपन, दिस इज द ओनली थिंग कम्बैट स्पोर्ट्स टीचेस यू। जैसे एल्बोस हो गया, आप बिलीव करते हैं, आप मोथाई फाइटर्स को देखो, आप मोथाई फाइट्स कभी देखो आप। रिसेंटली मेरी जो फाइट हुई थी पुलिस स्टेशन में, मैं जिसको मारा था उनका कान ऐसा कट गया था, तो वो लोग केस में ये लिखे थे कि मैं नाइफ से मारा बोल के, बट वो दिख रहा भी वैसा था कि इतना शार्प कट, मैं एल्बो मारा था। राइट। तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को वेपन्स बना सकते, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते टाइम पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप वो बोल रहे हैं कि आप मैं गन ला लिया सामने वाला तो हम कैसा बचाएंगे, नहीं काम आता। ठीक है भाई, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, कॉन्फिडेंस तो रहता है कि अरे उन्हें गन ऊपर से मार रहा, हम नीचे से जिजित्सु करेंगे या टेक लफ्ज़ कुछ ना कुछ माइंड में आता भाई, ठीक है ना। गन का केस तो ज़्यादा होता नहीं भाई, सिंपल है। नाइफ का केस ज़्यादा होता, चोरों में बात कर रहा हूँ, वो आपसी दुश्मनी के वो लड़ाई अलग है, मर्डर्स अलग है, वो अलग। लेकिन जब प्रोटेक्शन की बात है, बुली की बात है, देखो मैं बुली होता था वैसा, आज देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो बुली होते भाई, हर स्कूल हर कॉलेज में होते, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स को आके बोले तो पेरेंट्स की एक ही चीज़ रहती है, जो मैं चीज़ गुजरा मैं खुद बोल रहा हूँ। मेरे मम्मी एक एग्जाम्पल दे देते, अगर कोई एक मारा तो पलटा के दूसरा कल्ला दे दो, गांधी जी भी बोलते लाइक दिस। मैं ये कोट से सहमत नहीं हूँ भाई गांधी जी के, गांधी जी बहुत अच्छी चीज़ें बताए, बट ये कोट से मैं सहमत नहीं हूँ। आप है कि एक कल्ले पे मारे तो दूसरा कल्ला दे दो, सिंपल। कुरान टीचर्स दिस राइट, फॉर एन आई। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जुल्म है, हम सह रहे अलग बात, लेकिन आज के दौर में अगर हम रसूल का ज़माना था, जब अगर कुछ ऐसा रसूलुल्लाह के ऊपर हो रहा तो उन्होंने सब्र करते थे, तो वो सब्र उनका देख के सामने वाला लाइक अरे क्या लेवल का पेशेंस है इनका, इस्लाम एक्सेप्ट करते थे। बट आज अगर हम 2 दिन खामोश बैठ गए तो अरे लाइट मैं अपना चलो पट्टा ही, इसको सता ले सकते, कंटिन्यू इसको हम सता सकते रेगुलरली, और होता यही भाई मेरे साथ हुआ। शुरू होती वैसी बुलिंग, हम घर वालों की बात सुन के 4-5 दिन ऐसे खामोश बैठने से हमेशा का बुलिट पर्सन हो गया ना मैं। आप जो स्कूल में बुलिंग फेस करे, उससे डिप्रेशन का क्या हाल था आपका? बहुत कम उम्र में काफी डिप्रेस हो जाते, क्योंकि अब बोल किसी को नहीं सकते ना भाई। देखिए पढ़ाई का अलग है, अच्छे बच्चे भी थोड़ों को इंटरेस्ट रहता, थोड़ों को नहीं था, लेकिन मेरे को था वो टाइम में, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पढ़ता था। लेकिन ये होता है ऐसा बुलिट करने से कि अपन अगर कोई बुलिड हो रहा घर पे जाके पेरेंट्स को बोले, तो पेरेंट्स नीड्स टू टेक एक्शन ब्रदर, कि वो आके प्रिंसिपल से बात करे, तो एक हौसला रहता है कि अरे हाँ भाई मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही, कोई मेरे पे कुछ करे तो। अब मेरा हाल ऐसा था कि मैं ऐसा बोलता तो नहीं, तुम ही गलत है, तुम ही गलत है, तुम ही गलत है। तो जब मेरे पे गलत सही में मेरे साथ होने भी रहा तो मैं बोल नहीं सकता था भाई घर को, किसको बोलूँ, क्योंकि अगर वही मैं किसी को कुछ करता था तो वही दिन शाम में उनके पेरेंट्स प्रिंसिपल कर रहते थे मेरे को लेके। जब मैं मेरे पेरेंट्स को बुलाता तो नो वन टू कम, बोलते थे कि नहीं तुम गलत है। तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत अलग लेवल का डिप्रेशन हो गया था मेरे को। मतलब घर वाले साथ में देखो भाई उनकी जगह सही होंगे कि लड़ाई झगड़ा क्यों, खून खराबा क्यों, ऐसा रहता, बट हर चीज़ खून खराबे तक नहीं जाती भाई। एक बच्चे के दिल में रहना कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है। अब मेरे फादर तो बाहर रहते थे, मम्मी थे, चाचा और लोग थे, तो ऐसा हो गया कि अब अवध का ही एग्जाम्पल ले लो, एक बार तो मेरे सर में से खून जा रहा, इतना मारे मेरे को, मैं खून पोंछ लिया, सब करा, उन्हें खुद पोंछा, राइट हो गया करा। उसके बाद भी मैं घर पे जाके नहीं बोला क्या हुआ, बोलता मैं गिर गया बोल रहा हूँ।
अब आप सोचो तो मेरा माइंड खुद ब खुद तो ऐसा नहीं होता। तो दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ट्रीट विथ योर चिल्ड्रन। मालूम कि बच्चे गलत रहते हैं, थोड़े बच्चे शरारती पैदा हो जाए, टोटल एक अलग पार्ट हो जाता है। जैसा मैं हूँ, घर वाले पूरे डॉक्टर्स इंजीनियर से मैं एक अलग पटरी चुन लिया, बट बेटा तो आपका दूसरे चीज में टोटली सपोर्ट था मेरे को, खाने से लेके हर चीज में। मतलब मैं बोलता था कि ये, बट ऐसा मैं इसलिए ये चीज़ खुल के बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खुल के बात नहीं करते, उन्हें बात करना भाई, कि बच्चे के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा नहीं मालूम। रिसेंटली आप एक किस्सा सुने होंगे कि ऐसा ही कुछ किस्सा था, मैं भी सुना कि एक बच्चे, छोटा बच्चा है, उसको ऐसे बुलीड हो रहा था, वो उन्हें पेरेंट्स को बोल नहीं सक रहा था कि पेरेंट्स उसको शरारती बोलते थे, तो उन्हें बिल्डिंग पे से कूद के मर गया, सुसाइड कर लिया। हाँ, छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम सुसाइड क्या है, हाँ उसको क्या मालूम सुसाइड क्या है, उसकी तकलीफ कितनी हो रही थी होंगी जो पता नहीं था, जाहिर नहीं कर सका। हाँ, तो ये रहते तो उसको कोई तो चाहिए ना, उसको तकलीफ जिसके सामने वो जाहिर कर सके। बिल्कुल। अब फर्ज कीजिए मैं एक 10 साल का बच्चा हूँ और मेरे को बहुत है कि मेरे को MMA में जाना है, UFC में जाना है, फाइटर बनना है, आप मेरे को क्या एडवाइस देंगे? यू कैन स्टार्ट विथ योर ट्रेनिंग। मतलब एक अच्छे क्लब में आप एडमिशन लियो। देखिए भाई, क्लब में भी ना, अब मैं हूँ, मैं अगर कोई क्लास ले रहा हूँ तो आई हैव 20 to 30 मेंबर्स इन ए बैच, ठीक है। तो अब मैं आई एम नॉट गिविंग एनीवन लाइक पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। पर्सनल ट्रेनिंग इज़ लाइक सम, मैं जो है एक को पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट मेरे को जब 30 बच्चे हैं तो मैं हर एक को अलग से ध्यान नहीं दे सकता। तो अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो यू नीड टू कैच दैट, ठीक है। मैं अगर कुछ सिखा रहा हूँ, आपका काम है आप वो कैच करना और उस पर वर्क करना, जब भी आप बढ़ सकते। अभी आप थोड़े क्लब्स में देखो, नॉट थोड़े क्लब, हर क्लब में ऐसे भी बच्चे मिलते हैं आपको जो फीस देते पूरी हर महीने टाइम पे, बट वो खेलते हुए दिखते आपको कॉर्नर्स में। छोटे बच्चे खेलते, यानी कि इधर खेल लिए उधर कर लिए, सर भी कुछ नहीं बोलते। क्यों ऐसा होता भाई? सर क्यों बोलेंगे? हाँ, छोटे बच्चे हैं, अरे उन लोगों को दिमाग नहीं रहता, बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है वैसे बच्चों को जो है अकल आई बात अपन ट्रेनिंग करा सकते हैं, क्योंकि वो लोग ये सब कैच कर सकते हैं। हाँ, अभी टाइम खराब, पैसा खराब। जो थोड़े बच्चे ऐसे रहते देखो, अपने हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते देखो, भिर रहे वही ने, तो वैसे बच्चे क्या है, लड़ना करना जिसको बहुत पसंद रहता। मेरा भी मामू का बच्चा अभी से ऐसी है, मजा आते गार्डअप बोलता, पंच स्टार्ट कर देता। तो थोड़े ऐसे बच्चे रहते जिसको अपन डाल सकते जल्दी, क्योंकि मैं बोलता हूँ बेस्ट एज ट्रेनिंग स्टार्ट कराने की जो है 8 ईयर्स मेरे हिसाब से। अभी बाहर का क्या है नहीं मालूम, 8 ईयर्स है। अगर वो भी बच्चा उसके लिए मतलब टोटली माइंड सेट करके है, मतलब वैसा टाइप का है, तो नहीं तो आप देखो बच्चा कितना भी सर बातें करो बच्चे को, अरे सर बातें करे मैं नहीं जाता हूँ क्लब को, ये रहता है, या फिर बच्चा जाके सिर्फ खेलता, तो आपका वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जब बच्चे को अकल आ जाती ना, जब आप वो करा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन एडवाइस क्या मिली आपको? नसीहत हमारे उस्ताद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाबरी की। तो एक छोटी स्टोरी है उसके पीछे, वो वीडियो भी मैं आपको डाला, ठीक है। हम लोग उनके ट्रीटमेंट के लिए कार में जा रहे थे एक बार, तो मैं कार में पीछे बैठे बैठे बोला, भाई मैं टोटली ख़त्म हो गया, इतने इंजरी से वो रिकवरी नहीं हो रहे, फिर काम नहीं बन रहा मेरा, टोटली हट गया मैं भाई। मैं वो टाइम पे रियल में सोचा था कि अब स्पोर्ट्स छोड़ देंगे घर वालों, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर है, घर को कब देखते, घर को कब देखते। अब वो जो कमा रहे सो पैसे पूरा स्पोर्ट्स पे ही लग रहे, इंजरीज पे ही लग रहे, मंथली इतने पैसे इंजरीज पे चले आ रहे, दवाओं पे जा रहे। तो वो टाइम ऐसा था कि मैं टोटली ख़त्म, अब स्पोर्ट्स छोड़ देना है मेरे को। मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेकन तो कॉन्फिडेंस बहुत है जिसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन घर वालों को कब तक मैं, वो भी अब माँ बाप है पाले, हमेशा खुद के वास्ते नहीं जी सकते। हाँ, थोड़े चीज़ों को अपन ना किसी और के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता लाइफ में, वैसा फेस आता। मैं बोला भाई को मैं अब छोड़ दे रहा हूँ भाई स्पोर्ट। तो उनकी वॉइस में इतना मोटिवेशन है ना भाई, आप सोच नहीं सकते। मतलब मैं उनकी कभी भी कुछ रहता ना, फाइट से पहले होना बोल के छेड़ के उनसे मैं बात करता हूँ, भाई ऐसा फाइट है, ये है वो है, तो उन्होंने जो टाइप का मोटिवेट मेरे को करते हैं ना भाई, अंदर जुनून, गूज़बम्प्स आगे मोटिवेशन। कोई ना कोई एक किस्सा लेते हैं, पुराना किस्सा लेके बोलते, जब भी सोचता हूँ कि हार मान जाऊँ, तब ये अल्फाज मेरा जुनून फिर से जगा देती है। अल्लाह बोला कि मैं तुम्हारा इतना ही तकलीफ और गम दूंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। तो कभी भी अपन हिम्मत हारना ही नहीं, कभी भी ऐसे जो मायूसी की बातें हैं, मायूसी भी करना कुफ्र की अलामत है। कभी भी ताकत की बात करना, अल्लाह ताला को पसंद है वो बंदा जो हिम्मत की बात करता।
सब जने बोल रहे थे कि अब तुम हो गए 21 ख़त्म पे, अब कब बनते प्रो फाइटर, कब खेलते, ख़त्म हो गई तुम्हारी लाइफ। मैं उनको बोला भाई मैं अब खेलना करना छोड़ दे रहा हूँ, थक गया मैं बहुत। ही वाज लाइक हाँ बेटे, उनके स्लैंग में बोल रहा हूँ मैं, मेरे को मालूम था तू ये बोलता, नहीं बेटे जो समंदर में अपनी मतलब पत्थर डाले मच्छी लगना ही लगना है हाथ को, बेटे पीछे नहीं हटना, देर हुई परवाह नहीं, मच्छी डालते ही लगती नहीं मालूम, टाइम होता बैठना पड़ता, इंतज़ार करना पड़ता, लेकिन मच्छी लगी तक उठना नहीं है बेटे। नहीं भाई मेरा उम्र हो गई मेरी, अब सब जने कर रहे और मैं भी बॉडी भी छोड़ दे रही काम करना। इंजरी ट्रीट करे तो बॉडी फिर से काम करेंगे, ट्रीट ना वगैरह बोल तो क्या उम्र है तेरी, बोले 21 साल भाई। ये हमारे दादा या परदादा ही सेट समथिंग बोले कि 24 साल की उम्र में पहलवानी शुरू करे हाँ, फिर केसरी है उन्होंने तो उनकी जो स्लैंग है, द वे ही टॉक्स, मतलब टोटली एक अलग लेवल का भाई, मतलब घूसबम्स आ जाना हाथ में बैठे हुआ हूँ। तो मैं जब क्या करा, सडनली फ़ोन स्टार्ट करके उन्हें बोल रहे सब वीडियो स्टार्ट कर दिया, उनको मालूम भी नहीं है कि मैं उनकी वीडियो ले रहा हूँ। वो वीडियो को मैं एक मोटिवेशन की वीडियो बनाया जो कि अच्छी व्यूज़ गई, मतलब 1.5 लाख के करीब व्यूज़ गया इंस्टा पे, रील पे। तो वो वही वीडियो थी, क्या मोटिवेट करता मेरे को, व्हाट कीप्स मी गोइंग रनिंग बोल के, तो वो टाइप पे मैंने लिखा था। तो ऐसा जो बोलते हैं ना अब नॉर्मली ऐसा अपन बैठे हुए हाँ बेटे बोलते, गूज़बम्स हाँ यही होना था। जब भी इनकी कोई बात सुनते ना, बस इतना ही आता दिमाग में कि यही होना था मेरे को, यही पुश होना था मेरे को बस आगे बढ़ने के लिए। नहीं हाँ भाई पक्का कल सुबह दिखता हूँ आपको ट्रेनिंग को, ऐसा। तो उनकी बातों से बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं। अभी भी बैठते करते ना हम लोग कभी भी कोई ना कोई बात में एक खिस्सा निकलता, तो और वो खिस्से को उनके अंदाज से जो समझाते ना भाई, गूज़बम्स, एक अंदर से जुनून आ जाना। एक बार तो ऐसा हुआ मेरे इंजरीज हो गए, एक पैर का स्प्रेन हो गया, मैं ट्रेनिंग नहीं कर सक रहा हूँ, सांस फूल रही थी ट्रेनिंग में, तो बोले हाँ रनिंग नहीं चल रही क्या, नॉर्मली ऑफिस पे उनके बैठे हुए थे जो मोटिवेट करे, हाँ बेटे इनका ये स्लैंग है। मैं घर को गया, बिलीव करते नहीं, रात के 8 बज रहे, नॉर्मली 8 PM हो रहा, जाके बैग लेके आया, क्लब में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। मैं जो सोचा था 1 हफ्ता रेस्ट लूँगा, मतलब बहुत अलग लेवल का स्लैंग रहता है और जो गूज़बम्स आते ना उनके मोटिवेशन से, रियली भाई टोटली। कितने साल हो गए आपको ये साहिब के साथ ट्रेन करते हुए? ट्रेनिंग तो आप छोड़ दो, इनसे भाई से मिला था बहुत पहले ही मैं, मतलब 4 साल हो रहा था। स्पोर्ट्स से हटके ज़िंदगी के भी बहुत सारे चीज़ें बताया उन्होंने, क्योंकि अभी मेरे घर वाले जो थे अंडर दी होम के, मतलब बाहर का ज़्यादा वो करे नहीं, लड़े नहीं, बाहर की दुनिया कितना मतलब कमी नहीं रहती, वो नहीं बताए थे सियासत। तो वो सब जो सियासत वगैरह है ये मैं इनसे सीखा, इनके साथ रह के सीखा, इनके साथ के लोगों से सीखा के एक्चुअली में दुनिया कैसी है। और इनके साथ रहने से ऐसा हो गया कि मैं एक कुश्ती खेला नहीं आज तक, बट पहलवान है ये भी तो एक ऐसा मैसेज जो आप सबको देना चाह रहे हैं और आपके दिल के काफ़ी करीब है, इन द स्पोर्ट और आउट ऑफ द स्पोर्ट, एनीथिंग, कुछ भी। मेरा मैसेज जो दिल के करीब है कि अपने ख़ास के साथ हमेशा ख़ास रहो, आप बात करो उन्हें, बात नीड समवन टू टॉक ब्रदर, सीरियसली बोल रहा हूँ, इतने स्टफ के बाद भी अब जैसा भाई है, मेरे पेरेंट्स है, मैं वो चीज़ बात नहीं कर सकता हूँ जो मैं एक्चुअली दिल के बात करना चाह रहा हूँ खुल के। नीड ए फ्रेंड, राइट, नीड समवन टू लिसन, हर चीज़ में। हज़रत अली का फरमान था, एक इंसान के लिए सबसे प्यारा कौन है बोल के बोले, तो फैमिली से हट के बोले तो बात यही थी कि हज़रत अली दोस्त बोले, तो क्यों दोस्त बोल के पूछे, तो हज़रत अली ये बोले वो उसके भाई और चाचा और ताया लोग को वो बात नहीं बोलता जो दोस्त को बोल सकता। बिल्कुल हाँ, तो कोई एक चाहिए ब्रदर लाइफ में कि जिससे हम शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ अपन अंदर नहीं रख सकते, घुट के कब तक जिएंगे। ये बहुत क्लोज है मेरे हर्ट के कि अब जैसे अगर कोई बड़ा है उम्र में, उन्हें चाह रहा बोलो बोल के, अपन नहीं बोल सकते क्योंकि एक एहतराम करते हैं एज का, ये भी है। तो कोई ना कोई एक दिल के करीब रहना, और है तो फिर उसको धोखा नहीं देना। बिल्कुल, चाहे वो दोस्त हो कोई भी हो, लो अपने खास के साथ खास रहो, खास के साथ खास रहो हमेशा की तरह। बहुत खूबसूरत। सैयद इमाद साहब, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू एट द टेबल ऑफ विजडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी कहानियों का और आपकी गाइडेंस का सबसे बढ़ के, और आपके स्टोरीज आप जो खुल के बताए। नॉट एवरीबडी इज़ ओपन टू जो अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर कर सके, कंफर्टेबल नहीं रहते। जो कि आप करे वो इसलिए ही करे क्योंकि लिसनर्स को एक
कनेक्ट होता, किसी ना कनेक्ट किसी होना को। और एक सीख मिले, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। कोई बात नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आप इस पॉडकास्ट पे मेरे को बुलाए आफ्टर मतलब 2 साल के बाद माइक पे वापस बैठा वहीं चाहे वो स्टूडियो का हो या पॉडकास्ट का हो, और यहाँ पे खुल के बात कर सका। जो परेशानी मैं यहाँ पे झेल सका, वो झेला था, वो पब्लिक को अब बता सक रहा हूँ। माइक पे रैपर कभी झूठ नहीं बोलता। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।